नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गोकुल चौधरी। और आज मेरे साथ है एक ऐसे मेहमान जिनका आप पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई बहुत मजा है इस इंटरव्यू में। और हम उनसे बहुत बातचीत करेंगे जिनका गृह जिला है जालोर, जो पहले सांचौर था लेकिन अब सांचौर नहीं रहा किसी कारण से। बात सांचौर जिले पर भी होगी, बात होगी लक्ष्मण देवासी हत्याकांड पर भी कि सांचौर और जालोर के अंदर क्या चल रहा है फिलहाल की राजनीति को लेकर के। तो मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस के बड़े नेता परसाराम जी ढाका का। नेता जी आपको स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। शुरुआत वहीं से कर लेते हैं जी। कि आपका जिला पहले सांचौर जालोर था, फिर सांचौर हो गया, अब वापस जालोर हो गया है जी। क्या वजह है कि सांचौर जिला था अब नहीं रहा? सर वजह इसमें जैसे गहलोत साहब ने जिला बनाया, जो भी 19 जिले बनाए उसमें सांचौर भी था जी। और मापदंड के अनुसार ठीक था। अच्छा। तो काफी जिले जो बने हैं जो बिगड़े हैं और रखे भी है तो उसके अगेंस्ट में सांचौर का जिला सभी मानक पूरा कर रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने जो जिले कैंसिल करने की बात करी स्टार्ट, तो वहाँ से जिला कैंसिल करने में सांचौर का भी नंबर आ गया। उसके बाद हमारी पार्टी के 2 विधायक भीनमाल और रानीवाड़ा, अच्छा, वो भी उनके साथ हो गए कैंसिल करवाने में। जी। क्या वजह थी और मापदंड से जालोर कैंसिल क्यों हो रहा था? अब मापदंड में तो कैंसिल नहीं हो रहा था। अच्छा। जैसे दूसरे मान लो सोलुम्बर जिला बना है या ये भरतपुर वाला कोई एक और जिला कोई बना है, तो उसके अगेंस्ट में तो बहुत ज्यादा ये मानक पूरे कर रहा है। अच्छा। लेकिन जब विभीषण हमारे पार्टी में 2 तैयार हो गए और उन्होंने जो ललित के पवार की कमेटी थी जो सरकार ने गठित करी थी उसके आगे लिखित में देके आए। क्यों देके आए? पर वो उन्होंने कहा कि हमारे रानीवाड़ा सांचौर में रहना नहीं चाहता, और भीनमाल वाले एमएलए साहब ने कहा कि बागुड़ा हमारे सांचौर में रहना नहीं चाहता, तो आप चिचलवाड़ा और सांचौर को लेकर जिला बना दो। तो बात वो हो गई कि एक गाड़ी में 4 पहिए है तो दो टायर तो निकाल दो और 2 टायर पे गाड़ी चलाओ, तो 4 व्हीलर गाड़ी 2 टायर पे कैसे चलेगी? नहीं, रानीवाड़ा सांचौर में क्यों नहीं रहना चाहता? और नहीं चाहते थे तो उस समय आपके पूर्व मंत्री उस समय मंत्री थे कांग्रेस सरकार में सुखराम जी, तो उन्होंने उनसे बात नहीं करी, विश्वास में लेकर नहीं कहा? बात क्या करी साहब, वो चिपके हुए थे। हाँ। जब हेलीकॉप्टर आया अशोक गहलोत का तो उसके लटक के हमारा विधायक रानीवाड़ा का था वो जालोर गया है। अच्छा। जिसकी रीलें आई है, सब कुछ वो रिकॉर्डेड है। और पूरा जिला जब उद्घाटन हुआ है 7 अगस्त को, तो उसमें पूरा मंच को हाईजैक कर रखा था। हमारे जैसे सेकंड लाइन के जो नेता थे उनको उनके ऊपर तक नहीं चढ़ने दिया। फिर बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुई, उसके बाद हमको मंच पे जाने दिया। अच्छा। और हमने हेलीकॉप्टर के पास जाके सेल्फी लेनी चाहिए तो हमको धक्का दे के बाहर निकाल दिया। ये पोजीशन थी। अब इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं बताओ? किसने दिया था? कहा वो? रतन देवासी और इसकी टीम ने। आपको दिया या आपके? हमको आप सेल्फी नहीं ले सकते हेलीकॉप्टर की। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं ले सकते? इतने पार्टी के जिला कार्यकर्ता हो पर है, पर उनके मैं अगेंस्ट पे हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, उनका विरोध कर रहा हूँ, उनकी जो गलत नीति है उनका विरोध कर रहा हूँ, तो उनको लग रहा है कहीं न कहीं ये मतलब हमारे खिलाफ पैदा हो रहा है। ये जो विरोध की बात है ना कांग्रेस में, ये सब जगह चल रही है। अगर आपके प्रदेश की देखा जाए तो वहां भी विरोध चल रहा है, कई नेता जो आमने सामने चल रहे हैं। बाड़मेर के अंदर भी विरोध चल रहा है। क्या जालोर में से अछूता नहीं है क्या? विरोध आपके वहां भी चल रहा है अंदर खाने? मतलब देखो सर, ये जहाँ सत्ता है वहाँ संघर्ष है, और जहाँ कुछ दिखाई देता है तो वहां तो संघर्ष तो होना ही लाजमी है। ये व्यक्ति विशेष अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सब लोग को मिल बांट के मिले, तो ये कुछ देना ही नहीं चाहता। इनके पास तो पावर भी तो नहीं रहा ना। पावर तो आपके पहले सुखराम जी के पास रहा है, उस समय रतन देवासी हारे हुए थे। फिर भी हारे हुए को भी सरकार में जो सरकार जो एमएलए हारा हुआ होता है तो उसको एज एमएलए मानते हैं, डिजायर उनकी चलती है। ये बीजेपी का हाल है आज। बीजेपी का भी इसलिए तो खेच रहे हो ना कि बीजेपी हारे हुए प्रत्याशी को पावर देके बैठी है। वहां जो यहाँ से 22 एमएलए हरीश चौधरी है, चाहे शिव से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी है, इनके काम नहीं हो रहे, इसलिए आपके नेता यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जो प्रत्याशी हार गए उनको पार्टी पावर में मान रही है। और ऐसा अगर आप गए तो फिर आप धरना क्यों दे रहे हो? अब मैं एक बीच में बात बताऊंगा। सांचौर में देवजी पटेल है जो जमानत नहीं बचा पाए, लेकिन डिजायर आज उनकी चल रही है। अच्छा। विधायक जीवाराम जी नहीं चलती उनकी? नहीं चल रही। इस पे आएंगे, देवजी वाले चुनाव बात करेंगे, पहले बात उस पे कर लेते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि रतन देवासी ने ललित के पवार कमेटी को लेटर पेड दिया कि भाई ये जिला कैंसिल होना चाहिए या सिर्फ रानीवाड़ा को अलग करना है? इसमें साहब क्या हुआ, जिला जब काफी पहले बन गया था
और उद्घाटन इसका हुआ है 7 अगस्त को। जी 7 अगस्त को जिस दिन उद्घाटन हुआ जी उसी दिन एक बहुत बड़ा एपिसोड हो जाता है जी उसी जिले हेडक्वार्टर पे सांचौर में। एक लक्ष्मण देवासी जो शराब कारोबारी था, जिस पर करीब 35-40 मुकदमे थे और 2 गुटों के अंदर संघर्ष चल रहा था, और वो रतन देवासी का पार्टनर था, लक्ष्मण देवासी। अच्छा तो उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है। तो उस चीज को लेकर रबारी समाज ने और रतन देवासी स्वयं ने उस मुद्दे को पूरा जातिवाद रूप देकर बिश्नोई वर्सेज रबारी कर दिए। अच्छा जबकि उसका कोई बिश्नोई समाज से लेना देना नहीं, न देवासी समाज से लेना देना है। अच्छा ये सिर्फ 2 जनों का संघर्ष था, और जो काफी पिछले 2 साल से चल रहा था आपस में इनके, अच्छा जिसमें टोल नाके को लेकर रॉयल्टी को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई थी, शराब की तस्करी को लेकर, तो जो गुटों में लड़ाई चल रही तस्करी थी को लेकर जी, शराब तस्करी जो जिस सांचौर दिन से ये घटनाक्रम हुआ, जी हत्या किसी की भी जायज नहीं है जी नहीं है। और कोई भी इसको सही नहीं मानता, लेकिन जिस दिन इनकी हत्या हुई उसी दिन आपके जिले का उद्घाटन भी था। जी पूरी कांग्रेस यहाँ थी। जी क्या पुलिस का फेलियर था कि उस दिन चुना, या कोई और कारण था कि हत्यारों ने उसी दिन को सेलेक्ट किया जिस दिन सांचौर का उद्घाटन हुआ था, या सिर्फ ये कोई साजिश थी कि इसके कारण सांचौर जिले को वापस कैंसिल करवाएंगे? नहीं, इसको साजिश तो नहीं कह सकते, ये एक अच्छा। संयोग था, ये प्रयोग नहीं है, संयोग था सिर्फ। हाँ। अच्छा। तो वो शूटर जो थे बाद में पकड़े गए, जब इसकी जांच हुई, पूरी तहकीकात हुई, हम सब लोगों ने अपने अपने एंगल से इसकी जांच करी। जैसे पुलिस तो चलो अपने सरकारी एजेंसी की तरह जांच करती है, लेकिन साइड में सारी एजेंसियां जांच भी तो करती है, अपन भी तो अपना दिमाग लगाते हैं। तो उसमें जहाँ तक दिमाग लगाया तो शूटर पिछले 2 महीने से लगातार इसकी रेकी कर रहे थे। अच्छा। और इसको जो इसके परिवार कुटुंब वाले और इसके जाति वाले भी इसके पीछे लगे हुए थे। तो इनकी गाड़ियों में 4 जो शूटर लोग जो ये मर्डर करने गए थे, इन्होंने 2 महीने तक रेकी करी, तो करीबन 8-8.5 लाख का डीजल किसने भरवाया, ये कोई नहीं पूछ रहा है, न जांच अधिकारी पूछ रहे हैं। कितने लोगों ने यहाँ रेकी करी? वो तो उस लाइट में तो वीडियो में तो 5 जने आए थे। अच्छा। बाकी पीछे भी और लोग थे। इस फाइल के अंदर कितने लोग नामजद है? वो तो मेरे को एग्जिट पता नहीं, पर करीब 27 लोग हैं। अच्छा जी। मैन मुलजिम कौन है इसमें? मैन मुलजिम तो वो शूटर थे हरियाणा के, और एक मुकेश करके है जो पूना सा का, तो उसको एक्यूज बनाया, और एक प्रकाश गोदारा जो पहले से जेल में ही थे। यहाँ थोड़ा बताइए ना कि ऐसा क्या हुआ कि आरोप प्रकाश गोदारा पर लग रहा है? जी। ये दोनों एक लोग ये बताते हैं, कई थ्योरी यूट्यूब पर और फेसबुक पड़ी है कि प्रकाश गोदारा और लक्ष्मण देवासी दोनों एक अच्छे मित्र थे। जी। आखिर एक अच्छी दोस्ती हत्या में कैसे बदल गई? और यह सिर्फ झूठा आरोप है प्रकाश गोदारा पर? नहीं, प्रकाश गोदारा तो जेल में था पहले से ही। अच्छा। जब इनकी हत्या होती है, सब कुछ होता है, तो पहले हत्या जेल के अंदर बैठ के और उसको एक्यूज बनाते हैं, तो फेलियर तो गवर्नमेंट का। जो जेल में बैठा हुआ आदमी तो कैसे रचना रच सकता है? वो कह रहे अंदर बैठे इन्होंने भी रचना रची, तो अगर मोबाइल है तो जेल में कैसे जा रहा है? ऐसे वीडियो तो कई बार आते हैं कि मोबाइल, चाहे अगर आनंद पाल की बात की जाए तो उनके कई सारे फोटो आए। लॉरेंस बिश्नोई से तो जेल के अंदर इंटरव्यू हो गया, मीडिया वालों ने इंटरव्यू ले लिया उसका जेल से। वो अलग चीज है, पर अंदर बैठ के जो आदमी जो बाहर ताना बाना बुनता है, तो उसका माध्यम मोबाइल है। तो जेल प्रशासन क्या कर रहा है? मोबाइल कैसे जा रहा है अंदर, कहां से जा रहा है? इस फाइल में उन्होंने माना कि ये फेलियर था कि, और इसके कोई प्रूफ मिले हैं क्या? फाइल तो अपन ने तो नहीं पढ़ी, अपने को तो कौन फाइल पढ़ेगा, पर ये तो अगर ऐसा है तो फेलियर है। अंदर बैठ के अगर आदमी किसी की हत्या करवा सकता है तो ये प्रशासन का फेलियर है। अच्छा। तो फिर जेलर कोई मुलजिम बनाना चाहिए। सही बात है। क्यों नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, नहीं तो सस्पेंड होना ही चाहिए जी। तो फिर मैं वापस वहीं आऊंगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो लक्ष्मण की हत्या हुई तो उसके बाद धरना चला। धरना चलने के बाद मुलजिम बनाने की बात आई, तो सीधी सी बात है, प्रशासन जब लिपापोती करके और लोगों को शांत करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कई लोग निर्दोष भी फंस जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जैसे ये बस कांड हुआ, ये जैसलमेर वाला जी, तो अब जो बॉडी बना रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसका इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं वो अलग की बात है। लेकिन आज लोगों को शांत करने के लिए किसी न किसी को मुलजिम बना के अंदर करना पड़ता है। तो ऐसे उस लक्ष्मण देवासी हत्या में भी कई लोगों को एक्यूज बनाया है, जिसमें भूपेंद्र जी पूनिया थे, होटल व्यवसायी है, उनका अच्छा। कोई लेना देना नहीं है। उनका एक मैच ये है कि वो मुकेश उनका भांजा था। अच्छा। तो उस एवज में उनको मुलजिम बना दिया और 6.5 महीने अगला जेल लेके आ गए।
अच्छा उसकी लाइफ खराब होगी। कोई कोई उसमें साबित ही नहीं हुआ है चार्जशीट में। अच्छा तो ऐसे मुलजिम बनाते। तो फिर इन्होंने उस चीज को शांत करने के लिए मुलजिम बनाते गए, पकड़ते गए, जबकि असली हत्यारे तो जो इसकी गाड़ी चला रहा लक्ष्मण देवासी की, शायद आपने देखा या नहीं देखा, 32 सेकंड का एक वीडियो है। तो उसमें शूटर आते हैं और शूटर उसके गाड़ी के आगे गाड़ी डालते हैं। अच्छा इनके पास ब्लैक स्कॉर्पियो होती है, एक ड्राइवर और एक लक्ष्मण जी। और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी ओवरटेक करके इनके आगे डालते हैं और जाहिर सी बात है शराब की तस्करी करते हैं। और मुझे अनुभव है इस चीज का। अब क्यों अनुभव है वो आप सवाल करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो शराब तस्करी करते हैं हाँ वो ड्राइवर इतने एक्सपर्ट होते हैं सर अच्छा कि आप वो किसी कोई पुलिस को पूछ सकते हो, बॉर्डर की पुलिस है, गुजरात की पुलिस है, उनको आप पूछ सकते हो। और वो ड्राइवर जैसे ही फॉर्च्यूनर गाड़ी उसके आगे डाली जाती है तो वो ड्राइवर बैठा है और शूटर आए उसको गोली मार रहे हैं लक्ष्मण को। तो उसको गाड़ी हथियार के रूप में यूज करनी चाहिए। जब आदमी अगला मार ही रहा है तो उसको गाड़ी आगे चलानी चाहिए। जैसे फॉर्च्यूनर और उसके बीच में 10 फीट की दूरी है अच्छा और वो खड़े खड़े बिल्कुल सीधे फायरिंग कर रहे हैं आराम से, और ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर गाड़ी हिला भी नहीं रहा है। और उसके बाद में उसकी पिस्टल चलती नहीं है तो वो वापस फॉर्च्यूनर के अंदर जाता है, फिर दूसरी पिस्टल निकाल के लाता है। तो तब तक लक्ष्मण उतर के भागे नहीं? भागे नहीं, लक्ष्मण को गोली लगी थी पहले एक दो, मतलब शूटर 3 मार रहे थे गोलियां। अच्छा तो एक अंदर गया और फिर उसने आके और फाटक के पास आके ब्लैंक पॉइंट से लक्ष्मण के सिर पे खोपड़ी पे सटा के उसने गोली मारी। अच्छा और ड्राइवर को मतलब जाहिर सी बात है, जैसे अपने वो जो राजू ठेठ का हत्याकांड वाला भी अपन ने देखा है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें जो शूटर आते हैं जो एक बस के ड्राइवर को गोली मार देते हैं, एक मारुति वाले को मार देते, एक बाइक वाले को मार देते, 3-4 को गोली इसलिए मारते हैं कि भाई वो हमारा पीछा नहीं करे। और यहाँ ड्राइवर को एक भी गोली नहीं मारी जा रही है। और वो ड्राइवर कौन है इसकी जांच पुलिस ने नहीं करी। क्यों नहीं करी? पता नहीं क्या ये तो इनको जो राजनीति। तो उस दिन जब रतन देवासी उस सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी इसके गुनहगार है, जिनका भी नाम है, हमने पुलिस को नाम जो लोगों को दिया है, कोई भी अगर अंदर का भी मिला हुआ है और 2-3 नाम ऐसे हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, मैंने पुलिस को दिए हैं, तो वो किसके नाम थे? किसी के नहीं थे, नहीं दिए, नहीं कहाँ दिए, तो हमेशा झूठ बोलता है, किसी के नाम नहीं देता ये। तो उस समय सुखराम जी का फेल्योर रहा है तो पूरा मामला जातिवाद को गया। तो ऑलरेडी 4 मुलजिम तो देवासी खुले दिख रहे हैं। एक तो जो शूटर है उनको संरक्षण दे रहा, जो बाद में जेल भी गया है इस मामले में। हाँ, जेल में रह के आया है या फिर अभी अंदर है वो मुझे पता नहीं है। और डीजल भरवाना है इनकी जाति के है, और जो गाड़ी चला रहा है वो, और जो मुखबिरी करने वाला है वो भी इनकी जाति के है, पुलिस को सब पता है। तो उस ड्राइवर को मतलब गोली लगने के बाद फिर वो फॉर्च्यूनर चली जाती है तो वही ड्राइवर उस गाड़ी को 100 की स्पीड से रिवर्स लेके जाता है। क्यों? मतलब वो जैसे यहाँ मतलब हत्याकांड हुआ और वो फॉर्च्यूनर चली गई, उसके बाद वो गाड़ी रिवर्स लेके जाता है आधा किलोमीटर करीब, और इतनी स्पीड से ले जा करके होटल के आगे गाड़ी खड़ी करके और ड्राइवर उतर के भाग जाता है, ना कि लक्ष्मण को हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर भी पुलिस उसकी जांच नहीं कर रही है। क्या वजह? वो तो ये जाना है इनके क्या रिश्ते थे और उस ड्राइवर की क्या पीड़ा थी वो पुलिस को पूछनी चाहिए थी। उसकी एक अलग ही पीड़ा थी। अच्छा हाँ, वो मैं अब लक्ष्मण भी हमारा मित्र था तो आज संसार में नहीं है तो उसकी मैं बुरी बात नहीं करूंगा, लेकिन उस ड्राइवर के और उस लक्ष्मण के बीच में क्या था उसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। हमने तो कर ली। अच्छा जी। इससे आगे फिर क्या हुआ इस मामले में? फिर ये राजनीतिक रूप दे दिया, देवासी वर्सेस बिश्नोई। उसका खामियाजा सांचौर सीट को हुआ। उसके बाद रतन देवासी ने बिल्कुल सांचौर के अंदर जनगणना करवाई देवासियों की अलग से अच्छा। अपनी एजेंसी लगाई। और फिर जो हमेशा जो कांग्रेस के वोटर थे उनको सुख जी से विमुख किया। और अगर सुखराम जी इसको देवासी या बिश्नोई के अंदर नहीं कन्वर्ट होने देते, उस मामले को जातिवाद की भेंट नहीं चढ़ने देते, ये चीजें नहीं होती तो सुखराम जी हारते नहीं। अच्छा, सुखराम जी के चुनाव हारने के पीछे की कहानी यही है और हत्या है। हाँ, और ये भी यही मामला हमारे रानीवाड़ा में चला। एडजॉइनिंग सीट है और लक्ष्मण जो गांव में रह रहा था नागोलडी, वो हमारे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उपखंड सांचौर का गांव है लेकिन है रानीवाड़ा विधानसभा। अच्छा, तो ये इतना मामला भुनाया गया कि रानीवाड़ा की सीट पे भी असर हुआ।
क्या लक्ष्मण देवासी की हत्या को राजनीतिक फायदे के रूप में बिल्कुल साहब इस्तेमाल किया गया? रतन जी ने बहुत जोरदार इस्तेमाल किया। उसमें मुझे भी मुलजिम बनाने की कोशिश करी इन्होंने, जबकि किस मेरा मामले में? इस मामले में एक कोई कमेंट था, क्या कमेंट था? इसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि जो 28 तारीख की मीटिंग हुई है ना, रतन जी ने जैसे 21 तारीख को ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? 21 तारीख की रात को 1:42 पे अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है कि भाई मुझे ये 21 सितंबर की बात है। अच्छा, अभी ट्वीट वो चल रहा है जो? जी। अच्छा। तो उस दिन फिर 21 तारीख को ट्वीट किया और फिर इन्होंने 28 तारीख को मीटिंग रखी। तो मीटिंग के अंदर ये रखा कि भाई जो इसने ट्वीट किया था कि कौन इनको जो धमकी दे रहा है, तो उसके अंदर उस दिन जो 42 मिनट का वीडियो है जो रतन देवासी ने भाषण दिया था, उसमें इसने मेरा जिक्र किया। अच्छा। कि भाई एक आदमी ऐसा है जो आई और गई ट्वीट करता है। तो मतलब उस दिन क्या हुआ, कोई जिले की पोस्ट चल रही थी, तो जिले की पोस्ट पर किसी ने पूछा कि फॉर्च्यूनर आई, तो मतलब क्या एक वो पूछने वाला मेरा वेल विशर था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो उस समय क्या हुआ था कि हमारे जो प्रधान का झगड़ा चल रहा था, तो प्रधान के झगड़े के अंदर इनको जो कुछ तो पैसे दिए, एक फॉर्च्यूनर भेंट की जिसके 2268 नंबर है। अच्छा। तो उस अगले वाला ने कोर्ट वोर्ट में ये पूछा कि फॉर्च्यूनर आई, मतलब जिले का उद्घाटन था, उसमें रतन आया क्या? तो मैंने कहा फॉर्च्यूनर आई और गई, और संयोग से वो जो मैंने जो ट्वीट किया था तो वो 4:35 का था। अच्छा। फेसबुक पे। और लक्ष्मण देवासी की हत्या होती है करीबन 5:35 1 घंटे पहले से ट्वीट था वो। अच्छा। तो सहयोग ऐसा बना के वो जो हत्यारे थे, शूटर थे, वो भी फॉर्च्यूनर में आए। तो इन्होंने उस टॉपिक को मेरे से जोड़ के और ये आईजी तक गए, राघवेंद्र सुहास के पास गए, सब उमेश मिश्रा के पास गए, डीजी के। तो साहब इसको मुलजिम बनाओ, इसको पता था कि हत्यारे इसमें फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं। तो उसको लेकर इसने 28 तारीख को वापस फिर इसका जिक्र किया है कि आज भी वो व्यक्ति बाहर घूम रहा है और उसने उस दिन ट्वीट किया था। तो मतलब इसलिए मुझे ये सब बातें करनी पड़ रही। नहीं तो आपकी और उनकी ऐसी क्या अदावत है कि वो आपका जिक्र अनावश्यक रूप से कर रहे हैं खुले मन से? अब जिक्र तो ये है, वो मेरे को अपना खतरा समझ रहे हैं। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। कहाँ से? रानीवाड़ा से। क्या राजनीतिक असुरक्षा लग रही है देवासी जी बस को? वही है, इसलिए आप वो टारगेट कर रहे हैं बार बार मंचों पे? जी। अच्छा, ये कोड वर्ड कहीं और चला था कि आपके जो कमेंट किया आपने कि फॉर्च्यूनर आई और गई, इसका पहले कहीं जिक्र हुआ फॉर्च्यूनर का कि देवासी जी यानी कि फॉर्च्यूनर? जी, ये तो सोशल मीडिया अकाउंट पर वहां तो नहीं चला ऑफिशियली, लेकिन हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है ना उसमें बहुत ज्यादा चले थे। पहले भी चलते रहते थे ऐसे कमेंट, और उस दिन भी आपने उसी वे में किया, इसको गलत वे में लिया? जी, उसको हमने बाद में नाम भी दिया था, फॉर्च्यूनर की जगह सुंदरडी कहते थे। क्यों? कोड वर्ड सुंदरडी। नहीं तो सीधा नाम ही ले लो तो फिर क्या दिक्कत है? पर वो लोगों को उसमें मजा आ रहा था। अच्छा। तो ये किसी ने कह दिया फॉर्च्यूनर मत कहो, सुंदरडी कहो, तो पर वो भी चला था। अच्छा, वापस लौटते हैं सांचौर जिले पे जी। कि फिर अब इन्होंने ललित के पमार को ये लिख के क्यों दिया? अब उसके बाद जो ये लक्ष्मण देव से हत्याकांड हुआ, तो फिर इनके समाज की तरफ से एक आवाज उठने लगी कि भाई ये सांचौर अपने लिए सुरक्षित नहीं है, ये जिला नहीं होना चाहिए, अपशकुन वाला जिला है। तो मतलब सांचौर में जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन अपना एक रबारी युवक मारा जाता है, तो अपने लिए तो काला दिन है। तो अब ये अपना जिला नहीं होना चाहिए, नहीं, ये कैंसिल होना चाहिए। उसको लेकर उसके जस्ट मर्डर के 5-7 दिन बाद से लेकर फिर रानीवाड़ा में धरना शुरू हुई जिला कैंसिल करने के लिए। अच्छा। जिसके मुख्य सूत्रधार थे हमारे पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा। अच्छा। रानीवाड़ा में। और बीजेपी के एक नेता है हमारे अमित चंद जी जैन और एक मुकेश खंडेलवाल। तो इन्होंने धरना देना शुरू किया और सिलसिलेवार हर पंचायत से लोग बुलाने शुरू कर दिए। आज इस पंचायत को बुलाया, कल उसको बुलाया। तो रानीवाड़ा के अंदर जो बिश्नोई बेल्ट की 4 पंचायतें थी उसको छोड़कर करीब 27 पंचायतों ने तो धरना दिए हमेशा। और इन्होंने वापस बागोड़ा में जाके भी ये काम किया, बागोड़ा में जाके और वो धरना शुरू करवाया। तो लगातार मतलब चुनाव तक ये धरना चला और जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन इस धरने को समाप्त कराया प्रशासन ने। अच्छा। जब आचार संहिता लगी है तो उसमें सब ये वादे हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो भी नारायण सिंह जी वगैरह यहाँ थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी दबी जुबान बागोड़ा और रानीवाड़ा वालों को कहा कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जिला कैंसिल करवाने का पूरा प्रयास करें। अच्छा। तो वो तो करवा ही रहे थे।
और ये दो और जुड़ गए, तो ये तो अपने वो देवासी वाला था, जो देवासी लोगों का मन रखने के लिए भी उन्होंने कहा कि सांचौर जिला हमको नहीं चाहिए, ये काला दिवस अपने लिए, तो सांचौर हमको पसंद नहीं, इसको कैंसिल करो। तो एक ये बड़ी वजह थी। जिला कैंसिल करवाने में आपके नेताओं की लेटर पैड गई है, आपके नेता दो एक विधायक जी दो नेता गए, फिर आपके लोग, अभी धरना चल रहा था जिला कैंसिल होने के बाद, बड़ा आंदोलन चला, लोग नहर के अंदर भी कूदे थे, ऐसा भी एपिसोड मीडिया में आया। तो जब कैंसिल ही आपके लोग करवा रहे थे, फिर बीजेपी को आप क्यों खींच रहे हो? बीजेपी तो कैंसिल करवा ही रही थी, सूत्रधार तो वो है, आपके लोग भी तो इन्वॉल्व है ना, पर वो बाद में जुड़े हैं ना। इनको तो कैंसिल, मतलब बीजेपी कैंसिल करवा ही रही थी, तो इनको उसमें नहीं जाना चाहिए था। जब जिला कांग्रेस बना रही है, कांग्रेस की गाइडलाइन है, और अपने जालोर से मात्र 2 ही विधायक जीते और दोनों खिलाफ थे कैंसिल करवाने में, तो उनको फिर ये एक मतलब परवाज मिल गया उनको। तो क्या ये मान लिया जाए कि जालोर के अंदर भी कांग्रेस के 2 गुट है? अब सब गुट हम एक गुट जो सुखराम जी विष्णु जो धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं कि जिला रखो, दूसरा गुट रतन देवासी का जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी लेटर पैड लो और इसको कैंसिल करो। भाई सुखराम जी तो जिला बनाया और सांचौर से जिला कैंसिल से लेके आज दिन तक धरने पे है। अभी भी धरना चल रहा है? हाँ धरना चल रहा है, जिला वापस बहाल करो। हाँ लगातार चल रहा है। रतन देवासी के भी धरने पे आए? कभी नहीं आए। नहीं आए? नहीं। अच्छा। और मैं उस धरने में एक बार गया था, तो मैं मतलब एड ज्वाइनिंग हमारा सरनऊ पंचायत समिति, वहां से मैं डेलीगेट हूँ, मेरी पत्नी, तो जाहिर सी बात है हमको तो जिला ठीक लग रहा था। सांचौर बने रानीवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है, जालोर हमारे वहां से 110 किलोमीटर है। तो मैं वहां गया तो सुखराम जी धरने पे बैठे थे, और मैं सुखराम जी के पास जाके, जैसे माइक चल रहा था, भाषण हो रहा था, अच्छा। तो मैंने सुखराम जी के कान में बात करी, तो कान में बात करके वो कोई बात कर रहे थे हमारी, तो ये तो है नहीं कि हम, ये नेताओं के कान वाली बात काफी चलती है, कई जगह कानाफूसी होती रहती है, क्या बात करी थी? तो मैंने, ये तो है नहीं कि मैं हमें रतन देवासी की बात करी है, अच्छा। हाँ दूसरी भी बात करी होगी। अच्छा। भाई उन्होंने कुछ कहा होगा, नहीं होगा, क्या तो उसने क्या बयान कर लिया हमको। और उसके बाद हम ज्ञापन देने गए, तो ज्ञापन देने गए जैसे मीडिया वाले बाहर खड़े थे, तो मीडिया वालों ने बाइट ली, तो क्या आप कहाँ से हो? मैं रानीवाड़ा से हूँ। तो क्या रतन देवासी का क्या रोल है, जैसे आप अभी पूछ रहे हो ललित के पंवर वाला, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया। मैंने कहा लोग इनको जीताते हैं, वोट देते हैं अच्छा काम करने के लिए, और गलत काम करेगा तो जनता जूते ठोकेगी। तो ये करीबन 8-10 जनवरी की बात है, 8-10 जनवरी 2025 की बात है ये। और उसके बाद पेपर की हेडलाइन बनी, भास्कर के अंदर बहुत बड़ी न्यूज भी आई थी, आधे पेज की। अच्छा, आपकी इस बात को लेकर के? तो इसमें रतन देवासी के भी बयान थे, सुखराम जी के थे, मेरे भी थे। तो उस चीज को लेकर वापस इसने जो 28 की मीटिंग करी है, उसमें इसने जिक्र किया आपका। अब जिक्र तो आपका करेंगे ना, कि आप कह रहे हो उनको राजनीतिक सुरक्षा है, तो नेता को मौका मिले तो मौका क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि भाई आपको परिवार को खतरा क्या, वो बताओ। तो खतरा ये है कि ये व्यक्ति सुखराम जी से कानाफूसी करता है, बाहर आकर इंटरव्यू देता है, और उसके बाद मुझे जूते ठोकने की बात की जाती है। तो ये तो कोई जान का खतरा तो हुआ नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, ये तो भाई पॉलिटिकल की बात है, तो इसमें परिवार को खतरा कहां से हुआ? इन्होंने ट्वीट में ये कहा था कि मुझे एक पूर्व मंत्री और उनके एक सुपुत्र, एक सुंदा माता ट्रस्ट का भी जिक्र किया था, और कुछ और नेताओं का जिक्र किया था। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी उसमें लोगों की, यानी कि आधा, अब मान के चलो पूरा जालोर इंक्लूड कर दो उसको, अगर चारों तरफ से देखा जाए तो। और उसमें उस ट्वीट के लेकर के फिर मीटिंग भी हुई, फिर वो ट्वीट डिलीट भी हो गया। आखिर उनको ट्वीट क्यों करना पड़ा रात को? फिर उन्होंने लाइव आकर कहा कि मैं इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताऊंगा कि मुझे किससे डर है। वो बताया भी नहीं, आखिर ऐसी क्या वजह थी ट्वीट करना पड़ा? और सिर्फ आप अकेले तो हो नहीं उसमें कि आपको वजह से ट्वीट करना पड़ा, या आपको आपसे उनको इतना खतरा है कि आपको लेकर के उन्होंने पूर्व मंत्री, सुंदर माता ट्रस्ट सबको जोड़ दिया? पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इनको पता नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए, खुलकर बताइए एक्चुअली पीछे की बात क्या है, क्योंकि ये चीजें पूरे देश में चली। इससे क्या है कि एक मुहिम चलाई गई कि भाई अगर विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे? उसमें जैसे सुखराम जी वाला तो मैंने बता दिया कि उसके कान में बात करी और कानाफूसी करके इसने इंटरव्यू दिया, तो उस चीज को, वो कितनी पुरानी बात है? ये बात जनवरी की है, इसने तभी किया है, वो तो 8 महीने हो गए ना उसको, 8-9 महीने पुरानी। तो फिर अब क्यों करना पड़ा? अब ये बाकी बात ही कुछ नहीं थी, धमकी वाली भी बात नहीं थी, तो पूर्व मंत्री था ना। अब सुंदर माता ट्रस्ट पे जाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि अक्टूबर के अंदर ही कोई 5 या 4 तारीख थी, तो मैं वहां से सुंदर माता गया दर्शन करने। अच्छा,
जो जिसमें सुंदर माता ट्रस्ट है, वो नारायण सिंह जी हमारे पहले एमएलए थे। नारायण सिंह देवल। हाँ, इस बार हारे हुए अच्छा। बीजेपी से। तो उनकी वहाँ एक सुंदर माता जी से पहले होटल पड़ती है लोहानागढ़। तो उस होटल में मैं गया, तो चाय पीने गया, बैठा, उन्होंने मेरा स्वागत किया, वहाँ बुलाया, क्योंकि हमारी दोस्ती पार्टी से आगे जाकर भी हमारी मित्रता है। चलो अच्छी बात है, कांग्रेस और बीजेपी कुछ नेता अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनको ये बाकी वसुंधरा गहलोत की है, बाकी वालों की नहीं है। वहाँ नारायण सिंह जी नहीं थे हालांकि, अच्छा। होटल का स्टाफ था। अच्छा। और मैं भी होटल व्यवसायी हूँ। अच्छा। मेरा भी रानी मैडम होटल है। अच्छा। तो स्टाफ कहीं न कहीं हमारे वो रिश्तेदार है आपस में, तो उन्होंने कहा ढाका जी आप आए तो हम आपका स्वागत करते, तो उन्होंने वहाँ हमारा स्वागत किया। फिर हम सुंदर माता जी ट्रस्ट में गए, तो ट्रस्ट के अंदर जो अध्यक्ष है वो नारायण सिंह जी के बड़े भाई ईश्वर सिंह जी है। तो ट्रस्ट में भी हम गए, वहाँ भी हमारा स्वागत हुआ। तो नेताजी को वो बुरा लग गया कि ये साजिश रच रहे, इसलिए इसको सुंदर माता ट्रस्ट से जोड़ा, बाकी कोई लेना देना नहीं। अच्छा। और अब जो एक धार्मिक ट्रस्ट है जिसकी बहुत बड़ी पेट है, जो मतलब उसकी रेटिंग है करीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालु हर साल आते हैं, 8 से 10 लाख लोग आते हैं। अच्छा। तो ऐसे ट्रस्ट का अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष है तो वो तो सीधी सी बात है, सुलझा हुआ व्यक्ति होगा। तो वहाँ जाना भी होता है, हमारा आना भी होता है। तो नेताजी को बुरा लग गया, इसलिए उसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ऐसे करके इन्होंने रात को नशे के अंदर ट्वीट तो कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जाहिर सी बात है, इसके मेरे पास एविडेंस है, रिकॉर्डेड है। अच्छा। फिर ये रात को बॉम्बे में थे, अच्छा। झगड़े, उस बच्चे को बेचारे को, मतलब छोटा बच्चा है भाई, 20-22 साल का। अच्छा। उसके साथ थापा मुकी करते हैं। तो थापा मुकी करते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे की माँ तो बीच में आएगी। तो उसके साथ भी घरेलू हिंसा करता है रात को 1 बजे। और फिर ये इस्तीफा देने का नाटक करते हैं, फिर अंदर पारिवारिक झगड़ा होता है, और फिर रात को 1:42 पर ये ट्वीट करते हैं। तो रात को अगर 1:30-2 बजे आदमी इस तरह से घर में झगड़े कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, तो सीधी सी बात है नशा किया हुआ था, गलत ब्रांड ले ली कोई बॉम्बे में। तो अच्छा। हाँ, तो वही था बाकी। और फिर उस चीज को सही साबित करने के लिए इन्होंने ये जाल रचा, और वो उल्टा पड़ गया नेताजी को। और 28 तारीख जो मीटिंग थी उसमें कुछ भी नहीं निकला। उसमें कितने लोग आए थे? उसमें 1000-1200 लोग थे। अच्छा। मुझे 2020 के बाद खिलाफ खुलकर आपकी दुश्मनी है या अनऑफिशियली चल रहा है? बस ये राजनीतिक दुश्मनी, बाकी ये तो परिवार से जुड़ रहे हैं, बाकी हमारे परिवार के क्या लड़ना है। अच्छा। कोई मतलब नहीं। आप पर कोई मुकदमा है अभी तो? अभी तो नहीं, पहले थे। किसके थे? पहले तो मारपीट के थे, हाँ। एक्साइज एक्ट के है, अच्छा। शराब तस्करी के है, अच्छा। इस तरह के थे। अच्छा। तो वो तो सारे फिनिश हो गए। जिसमें मेरे पे 4 मुकदमे थे सांसौर में, उसमें चारों मुकदमे मेरे सुखराम जी लड़े। अच्छा। 92 से लेकर। सुखराम वकील है क्या? जी, हमारे वकील से। अच्छा। आप कह रहे हो कि आपका नाम इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आप सुंदर माता ट्रस्ट गए थे जी। वह आपका उनसे मिलना हुआ, ट्रस्ट से था, उनको लगा कि ये उनके साथ है जी। तो फिर पूर्व मंत्री के पुत्र का नाम कहां से आया? अब ट्वीट इन्होंने किया, जब इस दरमियान एसपी साहब जालौर ने भी 2 शॉर्ट नोटिस दिए इनको, देवाशीष जी को। जी, कि अब आपको इतना बड़ा खतरा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि 21 तारीख लेट नाइट को ये ट्वीट करते हैं, और फिर 22 तारीख को ये हैदराबाद जाते हैं, तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्लॉटिंग का काम भी करते हैं। अच्छा। और कई कंपनियों के प्रमोशन भी करते हैं, बड़ी बड़ी दलाली करते हैं। तो हैदराबाद जाते हैं, और 25 सितंबर को इनका जन्मदिन था, तो वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है जन्मदिन को लेकर। जो प्रवासी अपने रहते हैं वहाँ, उन्होंने आयोजन किया। और तो फिर ये 24 तारीख तक इतना मामला हाईलाइट हो गया सोशल मीडिया पे, तो नेताजी को वो प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा। फिर हमने भी उस दिन सवाल उठाए थे कि भाई अगर आपके परिवार को खतरा है और आप ट्वीट कर रहे हो, तो आप तो मौज मस्ती सैर सपाटा कर रहे हो, वहाँ से रीलें आ रही है, आप वहाँ घूम रहे हो, बेंगलोर में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, तो खतरा कहाँ है? ये चिंता हम भी कर रहे थे, हमारे स्टूडियो से वीडियो गया था कि रतन देवासी को खतरा किससे? कोई खतरा ही नहीं था। अब कौन खतरा? खतरा साहब उल्टा इनसे, इनका दूसरे लोगों को खतरा है। मेरे अच्छा। को खतरा है। मैंने आपको शायद लेटर भी भेजे है कुछ, तो आपने अशोक गहलोत को लिखा है? जी। तो पिछले टाइम चुनाव के समय में ये जो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को लेकर बाद में जब इन्होंने मुझे टारगेट किया, तो जाहिर सी बात है जो गांव में लोग बैठे हैं वो सामाजिक स्वार्थ बिगड़ता है, तो कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें भी वो इस तरह का धमकियां मिलना और वो माहौल पैदा हो गया था।
तो उसकी सुरक्षा मांगी हमने, लेकिन नहीं दी सुरक्षा हमको। क्यों नहीं थी? फिर उस समय तो सुखराम जी मंत्री थे, तो सुरक्षा क्यों सुखराम नहीं जी दी? के तो कोई रानीवाड़ा से लेना देना नहीं, सुखराम जी ने रानीवाड़ा को- अच्छा, उसमें पावर में ये भी थे, यही थे, भले हारे हुए विधायक थे तो अब भी। उस समय एसपी जालोर नहीं तो सांचौर बैठते थे, अच्छा, इसलिए मुझे सांचौर आना पड़ा। तो हमने सब जगह चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, हमारी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ी। तो इनको भला क्या खतरा हो सकता है? ये तो अपने आप की कौम का बहुत बड़ा लीडर है, और स्वयं भी मतलब गुंडों से कम नहीं है। इस व्यक्ति पर बलात्कार के तक मुकदमे दर्ज है, प्रॉपर्टी गबन के 14 मुकदमे चल रहे हैं माउंट आबू के। रतन देवासी पे कितने मुकदमे? टोटल इनके और इनके परिवार के खिलाफ 14 मुकदमे तो हाईकोर्ट में लंबित है। अच्छा, और एक मारपीट का मामला राम सिंह का चल रहा है, इनका खुद ये 307 में एक्यूज्ड है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रतन देवासी मुलजिम है पिछले 5 दिन पहले। और एक मंजू गुरबानी है जो इसकी होटल की पड़ोसी है, वो भी होटल व्यवसायी है, तो उसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, लज्जा भंगा और बलात्कार। झूठा होगा, और पड़ोसी है तो कोई पड़ोस के नाते कर दिया होगा, लेकिन वो दर्ज तो हुआ है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उसको एक बार तो जब तक फैसला नहीं आता तब तक एक्यूज्ड मानते ही। तो ये स्वयं गुंडा है। एक वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि आपका उन्होंने नाम लिया कि भाई उनको लपेट रहे हैं, अगर लड़ाई झगड़ा है तो मुझसे है, गालियां दी उन्होंने मेरे को, इसलिए मैंने वापस रतन देवासी के लोगों को गाली दे दी, गाली के बदले गाली आएगी, कोई साफा या माला थोड़ी नहीं पहनाएंगे। जी। उस वीडियो को लेकर के भी सोशल मीडिया काफी चला कि भाई ये एक सामान्य कार्यकर्ता को विधायक से क्या डर है? अगर वो इतना ही मैटर है, या फिर पीछे की सिर्फ ये एक साजिश थी कि समाज को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाए, वापस समाज का हीरो बना जाए? नहीं, जो वो वीडियो जारी किया है ना, वो पीसी नाम है उसका। अच्छा, वो मेरा भतीजा है। अच्छा, तो 2015 के अंदर जो मंजू गुरबानी की इसकी प्रॉपर्टी का जो झगड़ा चल रहा था जी, तो उस समय हमको भी कहा था सब लोगों को कि आप चलो और मेरी मदद करो और हम उसकी प्रॉपर्टी कुछ कब्जा करते हैं। तो हम लोग तो गए नहीं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे थे, हमको तो पता है नेताओं का, नेता अकन टाइम लांग काटे, तो हम तो गए नहीं। फिर ये जो दूसरे जो लड़के, जो मेरा भतीज है, वो उस पर कई सारे मुकदमे भी है, मतलब जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी। तो एक वो रविंद्र चारण करके था, तो ये सारे मिलके और वहां गए और इसकी प्रॉपर्टी जो मंजू गुरबानी की प्रॉपर्टी थी उसके काफी हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया। तो इसने उस समय कहा था 8 लाख रुपए देने का, जब पूरी टीम थी, काफी लोग गए थे। तो कब्जा हो गया, सब कुछ करा दिया, इसके फेवर में सारा काम हो गया। उन लोगों को इसने सिवाय खाने और दारू के कोई पैसा नहीं दिया। तो तब ये बात चली, तो तब उसने वीडियो जारी किया था कि भाई पहले तू हमारे पैसे दे दे, जो तेरी प्रॉपर्टी हमने गलत काम तेरे साथ मिलके किया तो पैसे तो दे हमारे। तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ प्रॉपर्टी गलत कब्जा करने का? उसका इस तरह से लोग हायर करके, अगर ऐसे मिल जाते हैं क्या लोग, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना हो तो? ये तो आम बात है सर। ये नेता करवाते हैं ऐसा? नेता भी करवाते हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी करवाते हैं, सब करवाते हैं। ये तो एक नॉर्मल चीज है सर। अच्छा, सब जगह चल रहा है। अब यूपी में थोड़ा कम पड़ा, बाकी सब जगह चल ही रहा है। कहाँ नहीं चलता? कानून का डर नहीं है? कानून से आगे वो निकल जाते हैं। कानून में कहीं ना कहीं लचीलापन है, उसका वो फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, आज तक सजा नहीं हुई किसी को। अपन वापस आते हैं जी। उस उद्घाटन के दिन जिले के, उसमें धरना भी चला, काफी चीजें हुई, समाज के भी नाम लिए गए, ये भी कहा गया कि भाई ब्लैक स्कॉर्पियो तस्करी वगैरह सांचौर के अंदर बहुत बढ़ गई है, सांचौर की कई चीजों को लेकर के बातें कही, पुलिस प्रशासन को भी कहा। लेकिन अगर ये 2 गुट की लड़ाई थी जी, 2 गुट, किसी जाति का अपन नाम नहीं लेते हैं, बात करते हैं कि 2 गुटों की लड़ाई थी, वर्सेस जो बिजनेस को लेकर था, तो फिर नेताओं ने इसको समाज से क्यों जोड़ा? आगे चुनाव थे और चुनाव के अंदर नेता कोई ऐसा पिक पॉइंट, अच्छा इसमें ये था कि लक्ष्मण जो है ना जी, वो इनका पार्टनर था। किसका? रतन देवासी का। अच्छा, वो तो जग जाहिर है हमारे वहां तो। अच्छा, तो एक विनोद सिंधी करके था, वो शराब की पूरी तस्करी को नेट पे करता था। अच्छा, तो उसमें एक दीक्षा करके थे सिरोही के, 15% वो पार्टनर थे और 15% में लक्ष्मण पार्टनर थे। ये लीगल धंधा है अनलीगल है? इलीगल धंधा है सारा का सारा। जी। कैसे चलता है ये अनलीगल ऑपरेट, कैसे ये होता मतलब है? एक्साइज वाले गोदाम की लोकेशन देते हैं अपने बॉर्डर पे, जो गुजरात बॉर्डर से 1-2 किलोमीटर अंदर हर जगह आपको सब जगह मिल जाएगा, सांचौर से लेके ठेठ आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा तक। वहां से फिर शराब तस्करी होती है और गुजरात में बिल्कुल हफ्ता वसूली है, पर गाड़ी पे पैसे देते हैं ये लोग। तो एक गाड़ी है, जैसे यहाँ से भरवा के उसकी नंबर प्लेट और व्हाट्सअप करते हैं, आगे उनके मैनेजमेंट होते हैं,
तो उनका पैसा दिया जाता, वो गाड़ी रोकते नहीं। तो इस तरह से हजारों गाड़ियां निकलती है बॉर्डर से। आपको कैसे पता ये चीज? मैं भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व था पहले। अच्छा, 2006 से पहले मैं भी कहीं ना कहीं इस धंधे में इन्वॉल्वमेंट था। फिर आप पर कोई मुकदमा नहीं हुआ? हुए थे मुकदमे। तो फिर आप पैसे देते थे, मुकदमे कैसे हुए? मुकदमे तो हो जाते हैं सर, कभी कभार तो इनके भी होते हैं सर। अच्छा। अच्छा, लक्ष्मण भी पैसा देता था, लेकिन इस पे 35-37 मुकदमे थे। शराब तस्करी के? जी। अपन वहीं लौटते हैं। फिर दो गुटों को लेकर के समाज से क्यों जोड़ा? सिर्फ इलेक्शन को लेकर के? आगे चुनाव थे और हमारे जो रानीवाड़ा विधायक जी है, सात्विक किस्म के नेता है। तो ये चाहते हैं कि भाई सुखराम जी हार जाए और मैं जीत जाऊं, और ऊपर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, तो सुखराम जी हार जाएंगे तो मैं मंत्री बन जाऊंगा। यही किस्सा 2008 में चला, ये 18 में चला। तो फिर पिछली बार रतन देवा से किसने हराया? लोग दुबी जुबान ये भी कहता है, भी आरोप है, इसका ये आरोप है कि सुखराम जी ने मेरे को हराया। लोग तो कहते हैं कि 2018 के चुनाव में रतन देवासी को हराने में सबसे बड़ा योगदान आपके पूर्व मंत्री जी करा। इसने कहा है, सब लोग कहते हैं। सच्चाई क्या है उसमें? सच्चाई तो कुछ एविडेंस तो है नहीं। तो फिर इनके हार का कारण क्या था? हार के तो कारण साहब ये इसने प्रधान बना दिया था वहां रबारी को, रानीवाड़ा में जी। एमएलए रबारी, प्रधान रबारी, और सारे जो सरपंच डेलीगेट ज्यादा से अधिक टिकट रबारियों को देते हैं। तो एक जाति से तो होता नहीं, फिर दूसरी जाति हरा देती है। अच्छा, सिर्फ इस वजह से हारे कि उन्होंने फेवर अपने समाज के ज्यादा ले लिया, इसलिए बाकी सारी कौम खिलाफ हो गई जी। तो अब इस चुनाव में सुखराम जी को हराने में या निर्दलीय चुनाव लड़ने में ये सारा कुछ हुआ है ना, पूरा खेल देवजी पटेल का और ये सब। तो ये सारा इन्वॉल्वमेंट हमारे नेताजी का है। एक नेता इतना सारा कैसे कर सकते हैं? रतन देवासी इतने मजबूत हैं कि पूरा जालो हैंड करते हैं। बिल्कुल सर, इसकी जाति के जो वोट है ये, मतलब इसको रबारी तो इसको बाबूजी मानते हैं, लोक देवता। यहाँ तक आपके वार्डमेर में भी मानते हैं। काम करते होंगे ना तो उनके समाज का, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मानते हैं लोग। तो आने वाले समय में क्या मान सकते हैं कि रतन देवासी जालोर के सबसे बड़े नेता होंगे? अब जादू कम पड़ गया है। कैसे? अब जैसे ये ढकोसले वगैरह करें छोटे मोटे, जैसे 28 तारीख जो मीटिंग करी ने, ट्वीट किया, इसमें नेताजी की काफी। उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला फिर? कुछ नहीं निकला। आप उसको पूरा भाषण पढ़ सकते हो, किसी का नाम नहीं लिया इसने। एसपी को क्या जवाब दिया उन्होंने? एसपी गोलमोल जवाब दिया कि हमने जो ट्वीट किया था, हमारे जो भी लोग थे, हमारे समझौता हो गया, अभी मुझे कोई खतरा नहीं है, ऐसा लिख के दिया। हालांकि एसपी साहब ने बताया नहीं किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 28 की मीटिंग करी तो मीडिया को बाइट तक नहीं दी किसी को। नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं, आंखों में से आंसू निकालते हैं नाटक करके, और 42 मिनट का भाषण देके और गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। एक भी किसी मीडिया वाले को, जबकि वहां पर पूरे अपने राजस्थान भर के मीडिया वाले मौजूद थे, किसी को बाइट नहीं दी। नहीं, उनके एक पत्रकार सेक्रेटरी है, तो उन्होंने कहा था कि आज साहब बहुत ज्यादा आहत है, इसलिए आज बोला किसी को बाइट नहीं देंगे। अच्छा, ऐसे करके भाग गए वहां से। मेरा एक फिर तो ट्वीट को डिलीट क्यों किया? किसके दबाव से डिलीट किया? नहीं, कोई दबाव नहीं है, झूठा था मामला। फिर इसको लगा रात को नशे में तो ट्वीट कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद में जब सोशल मीडिया पे मामला ज्यादा चल गया और कोई इनके पक्ष में नहीं आया, तो इनको डिलीट करना पड़ा। अब मजे की बात ये बताऊं आपको कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है जी, और विपक्ष के 70 एमएलए है। तो अगर किसी एमएलए को कोई धमकी देता है तो आप क्या समझते हो, आग लग जाती है विधानसभा से लेके और सब सड़कों पर। लेकिन इसके पक्ष में कोई नेता नहीं बोल रहा है। हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत नहीं बोल रहे हैं, सचिन पायलट नहीं बोल रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा नहीं बोल रहे, ये सीएलपी लीडर टीकाराम जी जूली नहीं बोल रहे हैं, और जालौर जिले का कोई नेता नहीं बोल रहा है। तो मतलब झूठा था बिल्कुल। क्यों? नेताओं को पता था कि ये सब पता है, नेताओं इसका सब इसकी फितरत पता है। तो फिर टिकट कैसे मिल रही? सारे नेता इनके खिलाफ है, तो फिर विधानसभा की टिकट ये लगातार लेके आ रहे रानीवाड़ा से। टिकट साहब, टिकट कई चैनलों से मिल जाते टिकट मिल जाती। ऐसे कैसे कहने से मिल जाती? मिल रहे हैं। क्या मंडल अध्यक्ष क्या था? अच्छा, 300 400 कितने मंडल अध्यक्ष आपके? 400। तो इसमें आप कह रहे हो कि बड़े नेता नहीं थे, तो क्या बाकी वाले कार्यकर्ता थे? कांग्रेस की जिले की कमेटी है, जिले के अंदर इतने सारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कोई थे वहां? इसकी मीटिंग में जालौर जिले के हमारे 10 ब्लॉक अध्यक्ष जी,
और 55 मंडल अध्यक्ष है जी। तो उसमें सिर्फ मात्र 5 मंडल अध्यक्ष जो इसके बनाए हुए थे वो आए थे और 1 ब्लॉक अध्यक्ष आया था। बाकी कोई जिले का कोई पदाधिकारी नहीं था, जिले का अध्यक्ष नहीं था, न कोई विधायक था, न कोई पूर्व विधायक था, और किसी ने भी मतलब इवन एक ट्वीट तक नहीं किया कि भाई रतन देवासी को क्या खतरा है। एक सिर्फ देवजी पटेल ने इसके पक्ष में चिट्ठी लिखी थी कि अगर रतन देवासी को खतरा है तो इसकी सरकार जांच करे। बाकी पूरी राजस्थान से एक भी नेता इसके फेवर में नहीं आया, नहीं तो मीटिंग में आया और नहीं कागजों में आया। तो क्या आपको लगता है कि सांचौर भविष्य में जिला बन सकता है? जी, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होती है तो सबसे पहले जिला बनेगा और ये घोषणा पत्र में भी होगा अब अगले चुनाव में वापस। जी। आपको क्या लगता है अगला कांग्रेस अगर आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट या देखो साहब, अशोक वो गहलोत? तो कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस तय। आप किसको तय कर रहे हैं अभी? आपको क्या लग रहा है? मैं तो साहब नहीं तो एमएलए हूँ, MP हूँ। आप तो पूरे जालोर की बात कर रहे हैं, एमएलए नहीं, नहीं है क्या? मैं तो पूरे राजस्थान की बात कर लूंगा, लेकिन अब जो उस समय अगर मैं उस कमेटी में होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले। आप किसको चाहते हैं? मैं तो कांग्रेस को चाहता हूँ। कांग्रेस में किसको? दोनों में से किसको चाहते हैं? ऐसा कोई चेहरा नहीं है, हम तो सिर्फ हाथ के दीवाने हैं। आप किस गुट से? जालोर के अंदर इतने गुट है आप कह रहे हो? नहीं, मैं किसी गुट में नहीं हूँ, है? किसी भी गुट में नहीं हूँ। किसी गुट में तो ना आप मोटा मोटी देखा जाए जो आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है ट्वीट वार वगैरह वगैरह ये सब नहीं, चल रहा है, इससे हमारे- लगता है कि पूर्व मंत्री के एक अलग गुट है और वर्तमान रानीवाड़ा विधायक अलग गुट है। नहीं, जालोर में तो हमें कोई गुट नजर नहीं आ रहा। कोई गुट नहीं आ रहा। फिर आप कह रहे हो कि इनके जब आपके विधायक को धमकी मिलती है तो आपके नेताओं को ये पता नहीं चला ना भाई ये झूठा है सच है, वो तो बाद की बात थी। लेकिन जब आप कह रहे एक तरफ आप ये कह रहे हो कि विधायक साहब ट्वीट करके आया कि मुझे जान का खतरा है, फिर आपके लोग भी उनके पक्ष में खड़े नहीं हुए, संगठन के भी। भाई संगठन लोग तो खड़े होते हैं, झूठा होता है तो भी उसको साथ तो देते ही है। तो अब आपको लग रहा है कि अगर गुट है तो दोनों में से एक गुट तो इनके पक्ष में आता, कोई नहीं हो आया। सकता है आप कह रहे 5 मंडल अध्यक्ष और 1 ब्लॉक अध्यक्ष, इतना ही गुट होगा। तो वो जो ऊपर वाले अगर गुट जैसे सचिन पायलट का गुट मान लो आप कह रहे हो, अशोक गहलोत को कह रहे हो, तो दोनों में से कोई एक तो इसके पक्ष में आता, वहां ट्वीट भी करता। सचिन पायलट जी ने नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक ब्लॉक अध्यक्ष छोड़कर पूरे राजस्थान में किसी ने नहीं किया। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। सांचौर का चुनाव था ना जी इसके अंदर बहुत कुछ हुआ, बड़ा भसड़ मसा। जी इसमें देवजी पटेल यहाँ से चुनाव लड़े जी और सुखराम जी भी चुनाव लड़े, जी। एक और चुनाव लड़ा निर्दलीय शमशेर अली, शमशेर अली और ये जीवाराम जी। जीवाराम जी पटेल। जीवाराम जी और दानाराम जी का समझौता क्यों हो गया? जीवाराम जी और दानाराम जी का समझौता इसलिए हुआ कि भाई इनको जो टिकट दिया था देव जी को, तो ये सब चौधरी सबसे पहले तो लामबंद हुए कि भाई देव जी को आप टिकट वापस दे दो और जीवाराम जी को दो, पब्लिक डिमांड ये है। लेकिन पार्टी बैकफुट पे नहीं आई, तो फिर दानाराम जी और जीवाराम जी की हालांकि नहीं बन रही थी शुरू से, लेकिन एक राजनीति है, तो एन वक्त पर दानाराम जी जीवाराम जी के सपोर्ट में आ गए और देव जी अकेले पड़ गए। और इधर कांग्रेस में रतन देवासी ने प्रायोजित आदमी, मतलब उसके भी हमारे पास एविडेंस है, रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ मैं, शमशेर अली को खड़ा किया जो कभी सुखराम जी का मूंछ का बाल था और पूर्व प्रधान भी था। तो ये जिले का जब उद्घाटन हुआ उसके 3:30 बजे जब इनका जो लंच चला था, तो शमशेर अली की होटल मटू इंटरनेशनल है जो थराद रोड पे है, वहाँ पर ये जिले के सुखराम जी को छोड़कर दूसरे सब वहाँ रतन देवासी सहित वहाँ मीटिंग करते हैं इनकी लाइन पूरी। और शमशेर अली को उसी दिन स्क्रिप्ट लिखते हैं कि आपको खड़ा होना है। और कौन थे इसमें? नाम लो ना, कौन कौन से नेता थे? मतलब रतन देवासी तो था और बाकी दूसरे सेकंड लाइन के नेता सांचौर के हमारे रानीवाड़ा के सारे थे, जो सुखराम जी को बाद में इनके खिलाफ रहे वो सारे थे। अच्छा, हीरालाल जी को लेकर तो सारे थे, और कुछ हमारे रानीवाड़ा के नेता भी वहाँ जाके मंच शेयर करते थे सेकंड लाइन पे। और फिर जो जनगणना करवाई देवासियों की, और जो सारे जो देवासियों के वोट थे वो फिर जीवाराम जी को दिले, शमशेर अली को खड़ा किया, वोट इनको देव जी को पहले वादा किया था कि आपको देंगे, देव जी से धर्मेला किया रतन देवासी ने। तो मतलब ये सब खेल किया। तो ये किससे तो किया खेला धर्मेला? रतन देवासी, देव जी से, देव जी और रतन देवासी दोनों ने, भाइयों ने धर्मेला किया? दोनों भाई बने थे। अच्छा, भाइयों का भाई बनना होता है क्या? दोनों अच्छा। भाई बने। और उसके नेताओं के अंदर फीलिंग होती है? नहीं, बिल्कुल मुझे तो ये रिश्ता नाता ये बेरे का मान होता है क्या कि धर्मेला कर दिया, राखी बांध दी, इसका कोई महत्व नेता समझते हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि इनके अंदर दिल होता है, खाली दिमाग होता है। अच्छा, ये मैंने तो जहां तक ये नेता देखे हैं,
तो कार्यकर्ता दिल से लगे रहते हैं इन नेताओं के लिए। नेताओं कार्यकर्ताओं के पास दिल है, दिमाग नहीं है। अच्छा। और नेताओं के पास दिमाग है, दिल नहीं है। ये अच्छा। किसी के साथ भी खेल कर सकते हैं। मेरे साथ जब खेल कर दिया, 20 साल में इसके साथ रहा लगातार, और इसको लॉन्च करने वाला भी मैं था। और एन वक्त पर रात को जब मात्र 84 लाख रुपये में सारा कुछ मेरी लाइफ इसने घुमा दी, तो मतलब नेता कुछ भी कर सकता है। क्या किया था 84 लाख रुपए में? टिकट बेच दिया प्रधान का, डेलीगेट मुझे प्रधान में भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है जी। आपने प्रधान का टिकट बेचने कितने रुपए लिए? 84 लाख लिए। एविडेंस है आपके पास इसके? एविडेंस तो देने वाला और लेने वाला, लेकिन हमारे पास जो हमने जांच करी है वो है, बाकी तो रिकॉर्डेड एविडेंस क्या। फिर तो उसको अफवाह भी मान सकते हैं कि भाई आरोप है, सबूत नहीं है ना, ये तो आरोप है आपका। सबूत नहीं, आरोप है। अच्छा। आरोप है, आरोप कहीं कहीं सही भी होते हैं। जैसे मान लो पुलिस भी जांच करती है, तो कई चीजों के पुलिस आरोप एविडेंस के आधार पर लगाती है। एविडेंस, फिर उसमें भी मुलजिम छूटते हैं ना। तो फिर आज की राजनीति में किसका भविष्य है? कौन कैसे आगे बढ़ेगा? जब आप कह रहे हो देवजी पटेल को हराने के लिए दानाराम ये सब एक हो गए, इन्होंने जीवाराम को साथ दे दिया, रतन देवासी ने देवजी पटेल से धर्मेला किया, फिर भी वोट नहीं दिलाया, शमशेर अली को खड़ा कर दिया, सुखराम जी को हराने के लिए इन्होंने इतने सारे किए, तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? फिर लोग किस पर भरोसा करें? लोग भी कॉमर्शियल हो गए सर। लोग भी कहाँ भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं। लोग भी अच्छा गेम करते हैं, रिजल्ट बड़ा जोरदार देते हैं। अच्छा। ये नेता इनकी भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन पब्लिक इनकी भावनाओं से ऐसा खेलती है कि रिजल्ट कुछ अलग ही देती है। अच्छा। अब देखो सांचौर में एक पूर्व मंत्री थे और 3 बार के एमपी थे, साइड लाइन कर दिया और एक निर्दलीय को जिता दिया। क्या वजह थी उस चुनाव में? बड़ा फैक्टर क्या रहा? बस वजह ये है कि इनकी कारगुजारियां ठीक नहीं लगी लोगों को। अच्छा। तो जनता तो बड़ी होशियार है। देवजी पटेल के कई सारे भाषण भी किसानों पे थे लोकसभा के अंदर, उससे कोई असर नहीं हुआ किसानों? यहाँ तो बड़ा एग्रीकल्चर काम है ना सांचौर में, जालोर में। तो अपने यहाँ पश्चिम राजस्थान में, यहाँ पूरी राजस्थान में पकड़ लो आप, जातिवाद पर वोट हो रहे हैं। अच्छा। कहीं न कहीं लोग लामबंद हो जाते जाति के नाम पर। वो आप चाहे जैसे जातिवाद आपके उधर भी है? सब जगह पार्टियां भी टिकट जातिवाद से दे रही है सर। बाकी ये जो 5 टिकट दे रही है जालोर जिले में कांग्रेस, और 5 दे रही है बीजेपी, तो इनसे तो कई काबिल लोग आगे बैठे हैं। पर ये जातिवाद से, अब देव जी के अंदर क्या क्वालिटी है? क्या है? जातिवाद पर कोई गुण नहीं है। गुण तो होंगे। तो फिर आप ऐसे कैसे करें? क्या क्वालिटी है? क्वालिटी तो गुण होंगे ना। इनसे भी कई ज्यादा होशियार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा। हाँ, जो उनको टिकट देना चाहिए, मतलब वो कल भी नहीं है। और रानीवाड़ा में रतन देवासी से कई हजार गुना आगे लोग बैठे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रही जातिवाद के हिसाब से। आपको भी नहीं मिल रही है? हाँ, नहीं मिल रही है। मेरे को क्यों नहीं मिल रही? सांचौर में बिश्नोई की मिल रही है, रानीवाड़ा बिश्नोई नहीं दे रहे। तो फिर आपके कभी जीवन में ये संभव नहीं है कि रानीवाड़ा से रहोगे तो टिकट का कोई सवाल ही? जब तक सांचौर में कांग्रेस टिकट दे रही है, रानीवाड़ा में नहीं दे सकती। तो फिर आप क्यों भाग रहे हो पार्टी के लिए? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या गोल है आपका? क्या भविष्य है? एमएलए बनना ही कोई मकसद नहीं होता है। जैसे हमारी विचारधारा है पार्टी की, और हो सकता है उसके बाद कई सारे पद होते हैं पार्टी में, संगठन के भी पद होते हैं, जैसे पंचायत राज के भी पद होते हैं, और कभी कभार कई सालों तक ऐसे ही निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है। तो मतलब एमएलए एमपी बनने विकल्प नहीं है हमारा। आपके मंत्री, पूर्व मंत्री जी बाड़मेर के प्रभारी भी है कांग्रेस के जी, लेकिन मैं जब देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि मंत्री जी अपना जिले का भी खास बचा नहीं पाए कुछ। बाड़मेर में भी स्थितियां ठीक है नहीं, गुटबाजी हावी है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी भाजपा के भी चल रहे हैं। और बाड़मेर में पाली से, जोधपुर से जो खराब पानी आ रहा है, जोधरी नदी में दूषित पानी, उसको लेकर भी धरना चल रहा है। या अगर बात करी जाए जैसलमेर बाड़मेर की, तो सोलर को लेकर के भी धरने चल रहे हैं। जालोर से लगा के जैसलमेर तक धरना ही चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो चाहे बीजेपी के अंदर हो। आप इसको कैसे देखते हैं? अब ये सर, यहाँ जनता का मिजाज इस टाइप का हो गया है, और नेता लोग कहीं ना कहीं फेलियर है। अब सिस्टम भी अपने चुनाव का क्या है, अब एक एमएलए को बनने के लिए 5 साल भागना पड़ता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, और चुनाव में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जाहिर सी बात अपन देख ही रहे हैं। तो उन पैसों को वापिस अर्जित करने के लिए और अगला चुनाव भी लड़ना होता है, तो वो नेता कहीं ना कहीं धंधे की तरफ भी भागता है, तो जनता की तरफ से ध्यान हट जाता है। और समस्या इतनी है कि कोई चाह करके भी नेता उसका अंत नहीं कर सकता। तो फिर वो कहीं ना कहीं, अब 24 घंटे का दिन होता है, उसमें 12 घंटे तो मतलब सोने खाने पीने में चला जाता है। 12 घंटे में आदमी क्या करेगा, तब तक दूसरा दिन उग जाता है। तो ये सब खर्चे का मामला है। तो इस खर्चे के हिसाब से जब नेता कमाने जाएगा, और कमाने जाएगा तो जनता का काम नहीं होगा, और जनता का काम नहीं होगा तो जनता संतुष्ट नहीं होगी।
इसलिए कांग्रेस ने पेपर बेच दिए हैं क्या? करोड़ों रुपए कांग्रेस ने लेकर तो कहा के बेचा। खर्चा है, चुनाव महंगा है। नहीं, उसमें कांग्रेस तो कहाँ तो एविडेंस। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि भाई पेपर तो सारे बेच दिए, कई सारे नेताओं पर आरोप है। और गहलोत सरकार में तो हुआ ऐसा ही वाला घोटाला। बिल्कुल हुआ कांग्रेस की सरकार में, लेकिन पेपर तो अब गुजरात की सरकार पिछले करीबन 30 साल से गुजरात में सरकार है, तो गुजरात में ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ है। सारे लीक होते हैं। सारे लीक होते हैं, आप जांच कर लेना अपने स्तर से। लेकिन वहाँ पता नहीं मीडिया स्वतंत्र नहीं है, लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, एक तरफा मामला, वो सवाल उठते ही नहीं है। और यहाँ असली लोकतंत्र है राजस्थान में, और यहाँ के लोग जागरूक है, तो ये होता है। इससे पहले वसुंधरा काल में भी तो पेपर लीक हुए हैं। इतना नहीं हुए जितने गहलोत सरकार इस बार ज्यादा हुए थे, तो ज्यादा हुए तो ये थोड़ा सा सिस्टम फेलियर था। पर जो आरपीएससी के मेमोरी जब खुद और पेपर छापने वाले पेपर आउट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब अशोक गहलोत का फेलियर ये है कि भाई ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया। आपके गहलोत साहब के पीएसओ थे, उनके ऊपर भी आरोप है, वो तो जेल चले गए जी, पेपर लीक प्रकरण में। पीएसओ गृह मंत्रालय भेजता, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। उनको मांगा दोबारा भी, अब जब बीजेपी सरकार आई ना उसके बाद भी उसी व्यक्ति को मांगा गहलोत ने, लेटर लिखा भजन लाल जी को, मुझे वही पीएसओ चाहिए जिस पीएसओ पर आरोप है ऐसा ही पेपर लीक किया, अपने बेटे और बेटी को नौकरी लगाया। नहीं, वापिस तो कहाँ मांगे उन्होंने? मांगा उन्होंने बिल्कुल, तो उसी समय ऑन ड्यूटी गिरफ्तार किया उसको, तो वो अभी किया था। लेकिन बाद में अशोक गहलोत ने कहा दोषी जो भी होगा, मेरा भाई भी है तो उसको गिरफ्तार करो। कहाँ उसको तो मतलब उसके पक्ष में कहाँ कहा था कि मत पढ़ो। आपके सांचौर से लड़ाई शुरू हुई थी देव जी की टिकट की, जी जातिवाद का जहर वहां से निकला। जी, उससे पहले भी कई बार हुई, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा लग रहा है, या सोशल मीडिया बढ़ गया या लोगों की जागरूकता बढ़ गई, पता नहीं। लेकिन सांचौर के अंदर हुआ, बुढ़ा महारानी में भी कांग्रेस ने वही खेल किया। आपके हेमाराम जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं और किसी जवान को टिकट देंगे, और वहां से कांग्रेस का एक नेता है, क्या नाम उनका, ताजाराम मूड, जिन्होंने कहा कि मैं टिकट का दावेदार था, लेकिन कांग्रेस ने 75 साल के युवा को लाके उतारा, कर्नल साहब को। और लोग ये कहते हैं कि वहां से जातिवाद की सुई फिर घूम गई। जो के विश्नोई जी 36 को साथ लेके चल रहे थे, उस चुनाव में उनको जातिवाद के माहौल से ऐसा चुनाव को घुमाया कि उनको भी चुनाव बचाने में हिचकी आ गई। मतलब इसमें हेमाराम जी ने जो बात कही थी उसको पार्टी समझ नहीं पाई। कैसे? तो उन्होंने कहा था किसी युवा को चुनाव टिकट देंगे, तो इन्होंने बूढ़ों को टिकट दे दिया। ताजाराम जी भी बूढ़े थे। ताजाराम जी की एज क्या है? ताजाराम जी की होगी 70 के आसपास। अच्छा तो ये जवान मतलब अपनी बच्ची को दिलाना चाहते थे, अच्छा, तो वो पार्टी समझ नहीं पाई और उन्होंने कर्नल साहब को जवान समझ लिया। तो ये तो फेलियर पार्टी का है। हेमाराम जी ने तो ठीक ही कहा था। उन्होंने तो कहा था मैं बूढ़ा हो गया हूँ, किसी जवान को दो, मतलब मेरी बच्ची को दो। ये था इनका इशारा। वो समझे नहीं समझे, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, अब लगता है कि भविष्य में सुनीता जी चौधरी गुड़ामालानी से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? अब देखो पार्टी अब अगली बार किसको चुनाव लड़ाती, बाकी रेस में तो है ही। हेमाराम जी स्किप होने का मतलब ये है कि भाई मेरी बच्ची को टिकट दिया जाए। अच्छा। और परिवारवाद चल रहा है, तो जोरदार चल रहा है, सब जगह चल रहा है, दोनों पार्टियों में चल रहा है। सांचौर में चल रहा है। सुखराम जी की एज काफी हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है भविष्य में सांचौर में कांग्रेस से दावेदार कौन है? इनके लड़के भूपेंद्र जी है ही दावेदार। तो शुरू से पूरी 5 साल जब मंत्री जी जयपुर में थे तो पूरी सांचौर ही संभालते थे। अगर राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, मतलब ये जनता तय करती है, पर पार्टियां टिकट तो दे रही है। जैसे अब बीजेपी कांग्रेस की क्या बात करें, आरएलपी में भी तो परिवारवाद है। आरएलपी तो छोटी सी पार्टी है, क्या परिवारवाद? छोटी है फिर भी परिवारवाद है। कैसे उनकी मिसेज को टिकट दिया वहाँ? वो तो उनकी परंपरागत गढ़ है, पार्टी का वहीं से उदय हुआ है। नहीं, किसी कार्यकर्ता को भी दे सकते हैं। अब जैसे कि वसुंधरा राजे की टिकट है झालावाड़ से, अब उसको तो काटेंगे, तो सीधी सी बात है उसके परिवार से किसी को मिलेगी नहीं। गहलोत साहब की विधानसभा सीट है, वहां से अगर जाएंगे तो किसी सीधी सी बात है उन्हीं की किसी व्यक्ति को मिलेगी। अगर धृतराष्ट्र को आंख लगा दी जाए, और भाजपा फिर भी काट देगी, भाजपा ने बड़े बड़े टिकट काट दी और काट देगी, लेकिन कांग्रेस काट के बताया ना। परिवारवाद से तो अमीन खान की टिकट नहीं काट पाए आप। अमीन खान 10 बार चुनाव लड़े, आप फिर भी टिकट नहीं काट पाए। वो तो खरिया का मामला, पर परिवारवाद दोनों पार्टियों में, तीनों पार्टियों में है। बीजेपी कह रहे हमारा परिवार थोड़ा अलग है। नहीं, कोई अलग नहीं है, सब परिवारवाद ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो वापस लौटते हैं, ये जो सांचौर के अंदर हुआ घटनाक्रम, सांचौर जिला बनना, फिर जिला कैंसिल होना, या उस दिन वो हत्या होना, इन सब की वजह से सुखराम जी चुनाव हारे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है। 2-4 कारण थे, उसमें ये भी बड़ा कारण है। अच्छा, मात्र 4,000 वोटों से हारे हैं। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने जनगणना करवाई
रतन जी ने वहाँ, तो वो 22,000 की जनगणना थी और काफ़ी लोग सुखराम जी के साथ थे इनकी कास्ट के, लेकिन इस बार चुनाव में बहुत कम लोगों ने वोट दिया। अच्छा, तो 4,000 से हारे मात्र, तो इनको 2-2,500 वोट ही चाहिए थे। तो 2,000-2,500 वोट अगर उल्टे गए हैं तो ये हारे हैं, फिर ये तो सीधे सा फेलियर है इनका। पिछले 2 साल से भाजपा की सरकार है जी। सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है और कई सारे विकास के वादे कर रही है कि हमने वो करवा दिया, हमने वो करवा दिया। कांग्रेस के 5 साल का काम और हमारा 1.5 साल का काम आप उसको कंपेयर कर सकते हो। आपके सांचौर में क्या स्थिति है? कांग्रेस के नेताओं की भी विरोध प्रदर्शन को लेकर के, और भाजपा कितना विकास कर रही है? जहां से जीवाराम निर्दलीय विधायक है, समर्थित भाजपा है, ज्वाइन कर लीजिए उन्होंने भाजपा। अब मैं रानीवाड़ा क्षेत्र से हूँ, तो रानीवाड़ा की थोड़ी बात कर लूँ जी। सांचौर की करूंगा तो फिर कल नेता लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुम सांचौर की बात कैसे कर रहा है, आगे एमएलए बनना है क्या? अच्छा, तो रानीवाड़ा की बात करूँ। बन ही सकते हो ना, सुखराम जी अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, वैसे है, हम रेस में तो है ही, कहीं से भी पार्टी। मैं तो कहूँ सांचौर क्या, मुझे झालावाड़ से टिकट दे तो भी मैं जीतने की ताकत रखता हूँ। अच्छा, बस मात्र ये है कि पार्टी भरोसा फिर करे। आरएलपी से टिकट अगर मिल जाए आपको तो? नहीं, मैं तो कांग्रेस ही हूँ फिलहाल, आरएलपी के बारे में क्यों सोचूंगा। मन नहीं है अभी हनुमान बेनीवाल की तरफ? अभी मन नहीं है। मन नहीं है? नहीं। कभी हो सकता है भविष्य में? देखो भविष्य की तो कैसे देखते हैं आप हनुमान बेनीवाल की राजनीति आजकल जो चल रही है उसको? आप नहीं, किस नजर से हनुमान देख रहे हैं? बेनीवाल अच्छा नेता है, फायर ब्रांड नेता है, और आप जनता पसंद के- करते हैं? हाँ, मैं पसंद दिल कहीं न कहीं उनकी तरफ है? नहीं, दिमाग उनकी तरफ है, दिल नहीं है। तो रानीवाड़ा के अंदर करीब 2 साल होने को आए हैं, तो हमारे वहां से विधायक कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की है। जी तो एक बार कोई वो जवाहर सिंह बेडम मंत्री आए थे, जी। तो भाजपा की भी टीम के यहाँ कोई शादी थी, तो वो हेलीकॉप्टर उनके तय किया 3.5 लाख में, तब वो आए थे और हेलीकॉप्टर में हाथ हिला के और वो वहां से पोस्ट चढ़ाते हैं कि भाई मैं हेलीकॉप्टर में बैठ गया हूँ। मतलब शायद वो पहली बार बैठे होंगे। तो मतलब एक भी मंत्री यहाँ नहीं आता है। के साहब हमारे प्रभारी है, तो ठीक है, कभी कभार कोई छोटे मोटे उद्घाटन में आ गए, बाकी कोई विकास नहीं है वहाँ। अभी आए थे ना आपके जल वाली मीटिंग करने? बस वो जल वाली मीटिंग में की तो उल्टा विरोध किया लोगों ने, तो वो तो कांग्रेस ने प्रायोजित करा दिया होगा विरोध? नहीं, वो जो डिक्की के सदस्य थे और उनकी वाजिब बात थी, लेकिन मंत्री जी ने अधिकारियों को पक्ष लिए, तो जनता को थोड़ा बुरा लगा। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अगर जहां जहां जो चीज कागजी रूप से मजबूत है, हुई है, लिखी हुई है, वो अगर धरातल पे नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं भी एक्शन लूंगा। तो वहां तो मीटिंग ये थी कि भाई जनता की समस्या सुनी जाए जी। और ये उल्टी उनको समस्या बता रहे थे, तो फिर जनता बढ़ गई वहां। जो उन्होंने 1-2 लोगों ने डिक्की वालों ने अच्छे वहां जवाब दिए थे और अच्छी बात इनको बताई थी, और उनकी समझ में नहीं। काम तो अच्छा करवा रहे हैं के साहब के बारे में, काम को लेकर के तो शिकायत नहीं है। नहीं, पर के साहब तो आपके गुड़ा मलानी से, लेकिन हमारे मैं जालोर रानीवाड़ा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ प्रभारी है हमारे नारायण सिंह जी है, अच्छा, हारे हुए एमएलए, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई चीज नहीं कर पाए। और जीते हुए विधायक है, हर साल इनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो अभी तक 2 साल में इन्होंने रानीवाड़ा में कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो हमारे नेताजी ने अभी 2 साल के अंदर न तो एक मीटिंग करी है, सिवाय ये जिलाध्यक्ष को लेकर अब जो चल रहा था ये मामला, ये एक मीटिंग हुई है, बाकी न कोई हॉस्पिटल चेक किया है, न कोई स्कूल चेक करी है, न कोई साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया है। मतलब इस तरह से जो विपक्ष की भूमिका निभानी थी वो भी नहीं कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों शून्य है वहां। अगर आप विधायक होते तो क्या करते? मैं होता तो हर महीने मतलब शिक्षा विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, बिजली की, पानी की, सड़क की, इनकी मीटिंग लेता हर महीने, अधिकारियों की, पंचायत समिति की, जोरदार इनकी खिंचाई करता। रानीवाड़ा की जनता देख रही है तो अच्छा है, घोषणाएं तो अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, तो अगर विधायक है तो विधायक इनको प्लॉट बेचने के लिए थोड़ी बनाया, जनता ने भरोसा किया है, तो सरकार नहीं है तो डबल जिम्मेदारी बन जाती है विपक्ष की। तो ये कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, एक भी मीटिंग बता दे नेताजी आगे कि भाई मैंने ये मीटिंग करी है, ये मैंने हॉस्पिटल चेक किया है। अभी कांग्रेस का ये अध्यक्ष सर्जन का चल रहा है, जिला अध्यक्ष का, इसमें भी जालोर में काफी लड़ाई झगड़े दिखे थे। एक आपके मीडिया के सामने भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, नरेश जी ने एक सवाल पूछा कि भाई आपको किससे डर है? ये जालोर के अंदर डर क्यों नेताओं को? कोई झूठी अफवाह फैलाता है, कोई सामान्य सा एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर के पूरा बाउंड्री खड़ा कर दिया। अपने साहब जैसे पश्चिम राजस्थान में ऐसा डर वाला और खतरे वाला माहौल ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कांग्रेस और खासकर आपके नेता ऐसा क्यों करते हैं? नेताओं की जब टीआरपी घटती है, लोग काम मांगते हैं, तो ये कुछ ना कुछ नाटक करते हैं और कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते हैं।
तो ये भी एक मुद्दा है, बाकी खतरा कुछ भी नहीं है, खतरा सबको पता है। उस दिन क्या हुआ था मेघवाल साहब के साथ? मेघवाल साहब के कुछ भी नहीं हुआ था। मेघवाल साहब जा रहे थे, आगे एक गाड़ी जा रही थी, उसने गाड़ी ब्रेक कर दी, तो इनके ड्राइवर से ब्रेक नहीं हुआ और गाड़ी उसके अड़ गई। तो वो अगली वाली गाड़ी वाला उतर के आया कि भाई मेरी गाड़ी कैसे अड़ा दी, तो यूं करके उसको नीचे खींचा। तो मतलब इनको लगा कि भाई हमारे पे हमला हो गया है, जबकि वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन मंत्री जी ने खुद ने कहा था ना भाई गलती हो गई रे, वो उस आदमी माफी मांग लिया, हमने छोड़ दिया। तो कुछ था ही नहीं, छोटा ऐसे मुद्दे तो बनाने नहीं चाहिए। अब आम जनता के साथ ऐसे क्या मुद्दे बना? आपके नेता ही तो बना रहे हैं। बना रहे तो गलत है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं राष्ट्र के नाम चल रहे हैं, जो साथ है वही ठीक, जो नहीं है वही ठीक, हमें किसी का खतरा नहीं है, मौत से हम डरते नहीं है, महाभारत के लिए आज नहीं तो कल सही होना है। आपके नेता कह रहे हैं, कभी कोई कह रहा मैं ट्वीट कर देता रात को 2 बजे, कभी कोई एक्सीडेंट को लेकर के मीडिया से अड़ जाते हैं। गलत बात है, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे नेताओं को धीर गंभीर रहना चाहिए। छोटी मोटी बातें हो जाती है, अपने हजारों किलोमीटर गाड़ी लेकर चलते कहीं अड़ जाती है, तो वो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आप हो, मैं हूं, उससे क्या मतलब है? तो बात तो फैक्ट है, वो करनी चाहिए। लोग तो आज बहुत होशियार है, लोगों ने पता लगा लिया आधे घंटे में कि मंत्री जी के कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? फिर सवाल करते हैं पत्रकार, तो मंत्री जी उन पे भड़क रहे हैं, तो इनका फेलियर है। पत्रकार तो करेंगे ही सवाल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हटके मेरा एक सवाल है, शिव से निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़े, 6 लाख समथिंग वोट लेके आए, और सोशल मीडिया पर उनके नाम की आग लग जाती है। अगर कोई कहता है रविंद्र सिंह भाटी यहाँ आ रहे हैं, तो लोग धरातल पे भी हजारों की संख्या में उमड़ते हैं। आपने कभी मिले हो कभी उनसे? जी, मैं मिला हूँ। कैसे नेता है? मतलब वैसे अपने आप में अच्छे नेता है। अपने आप में सारे अच्छे होते हैं। रतन देवासी जी भी अपने आप बहुत अच्छे हैं, समाज के हीरो हैं, विष्णु देवा समाज के। तो जनता के लिए भी ठीक है मुद्दे जो उठा रहे हैं। सबसे अच्छा मुद्दा मुझे लगा पर्यावरण वाला जो मुद्दा उठाया था, खेजड़ी वाला, और जो शिकार प्रकरण वाले हैं। तो इस तरह के अगर शिकार प्रकरण में तो वो नहीं बोले ना, लील सर हिरणों को मार दिया गया, रविंद्र सिंह भाटी का ट्वीट बहुत लेट आया। एक जगह बोले थे, एक जगह नहीं भी बोले थे। तो राजनीतिक मजबूरियां है, लेकिन जो पर्यावरण को लेकर जो उन्होंने काम किया अच्छा है, और बाकी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ठीक है। आदमी खराब नहीं है। क्या भविष्य है? भविष्य तो ठीक है। अब कोई आपके यहाँ से पूर्व विधायक है मेवाराम जैन के साथ काफी वीडियोस फोटोज आ रहे हैं उनके हाल फिलहाल जी। अब अमीन खान के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ रविंद्र सिंह भाटी भविष्य में आ सकते हैं? रुझान तो बीजेपी की तरफ लग रहा है। मुलाकात तो कांग्रेस नेता से कर रहे हैं रोज। जब ये राजनीति में सब संभव है, अच्छा, कुछ भी हो सकता है। अगर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो क्या जालोर से लेकर जोधपुर जैसलमेर तक कुछ प्रभाव पड़ेगा इनका युवाओं में? युवाओं में पड़ेगा, राजपूतों में पड़ेगा। आपको जालोर में फायदा होगा? अब जालोर में तो देखो, ये हो सकता है फायदा तो होगी ऐसे अगर नेता आते हैं। अच्छा, आपके रानीवाड़ा सीट रतन देवासी के सामने देवल साहब थे जी, क्या वजह थी चुनाव हारने की? बस इनके एक चौधरी कम्युनिटी है वहाँ, उसके 40,000 वोट है, और मोटे मोटे तौर पर 40,000 वोट है रबारियों के, और 7 से 8,000 वोट राजपूतों के, 16,000 भूमियों के, भूमिया राजपूत, और 20-21,000 वोट विष्णुयों के, और 60,000 वोट एससी के, 16,000 करीब एसटी के वोट है, भीलों के, मीणा तो हमारे वहाँ है नहीं। तो ये सब मिलके और चल रहा था मामला। तो चौधरीयों का रुझान जब 2003 में रतन देवासी आए, तो उससे पहले यहाँ 77 से लेके 2003 तक कांग्रेस में चौधरीयों का दबदबा था रतन राम जी का। 2003 में रतन राम जी का टिकट काट दिया, तो चौधरी उस दिन से लेके और कांग्रेस से नाराज थे। अच्छा, और नारायण सिंह जी के साथ थे लगातार। लेकिन इस पिछले चुनाव में पता नहीं इनके क्या हुआ, तो चौधरीयों का थोड़ा मिजाज बदल गया। अच्छा, और जो चौधरी रतन देवासी को पसंद नहीं करते थे बिल्कुल ही, तो इनको वोटिंग कर दिया। सबसे बड़ी हार यही थी। आखिर कोई तो वजह रही होगी ना, आप तो वहीं के रहने वाले हो। अब लंबे समय तक चौधरी 2003 से लेके और 2023 तक 20 साल नारायण सिंह जी के साथ रहे, तो नारायण सिंह जी उनको कोई बड़े पदों पर नहीं बिठा पाए, न कभी प्रधान बना पाए। जसवंतपुरा, सरनाऊ और रानीवाड़ा 3 पंचायत समिति हमारे पड़ती है, तो तीनों पंचायत समितियों में नारायण सिंह जी प्रधान नहीं बना पाए, बोर्ड नहीं बना पाए। कोई कृषि मंडी के चेयरमैन है या कोई दूसरे सेकंड लाइन के जो जितने भी पद है, तो वो ज़्यादा चौधरीयों को नहीं दे पाए। तो इसलिए इन्होंने नाराजगी जाहिर की और इन्होंने टिकट मांग लिया। किसने मांगा टिकट? एक मंजी राम है वहाँ, इनका जो जिले का उपाध्यक्ष था। अच्छा, तो उसने बड़ी मीटिंग करी, टिकट मांगा, तो उसमें इनका ताना बाना खराब हो गया, और उसमें से
अधिकतर चौधरियों ने रतन देवासी को वोट कर दिया, सिर्फ नारायण सिंह को हराने के लिए। ये वजह रही बाकी। आपके सांचौर से एसपी रहे हैं कामले सर जी, उनका कार्यकाल कैसा था? अब वो DYSP पोस्ट पे थे, हालांकि IPS पर ये प्रोबेशन काल में चल रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने वहां पे अच्छा काम किया। जो उन्होंने धरातल पर जाकर जो नशे का व्यापार चल रहा था, तो उसको उस ताने बाने को खत्म करने के लिए उन्होंने केस किए छोटे मोटे। तो उनमें हालांकि नीचे धरती स्तर पर मामला ठीक रहा, और नशे को लेकर बंदाणियों ने भी तौबा कर ली थी, जो आम मनवार करते थे शादी ब्याह में, चौपालों में, तो वो तो बंद हो गई। लेकिन बड़ा केस नहीं कर पाए कामले साहब, ये उनका फेलियर रहा। तो कहीं ना कहीं बड़ी खेप पकड़ते तो था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे केस बनाए, लेकिन समाज के लिए, लोगों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा। आज भी उनका असर है। हमारे वहाँ मैं बात करूँ, जहाँ जहाँ हम रानीवाड़ा क्षेत्र में, हमारे 36 कौम में जाते हैं ब्याह शादी में, जो अपने बिश्नोई और जाटों में थोड़ा प्रचलन ज़्यादा था अफीम का, तो वहाँ बिल्कुल आज नील है, बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। आपको लगता है भविष्य में कभी शुरू हो जाएगा वापस? नहीं, अब नहीं करेंगे, लोग समझदार हो गए, अब नहीं करेंगे वापस? अब शुरू नहीं होगा। अच्छा। और होगा तो विरोध करेंगे आपने सब लोग, आप मीडिया वाले करो, हम करेंगे। आप लोग हो नेता लोग, ये वाइट नहीं, आप ही हो हर चीज की जननी, खत्म करने वाले भी आप और शुरू करने वाले भी आप। मीडिया क्या, मीडिया ने सवाल पूछा, नरेश ने आपके उस मेघवाल साहब ने जवाब ही नहीं दिया, कहा कि हाँ तुम क्या पूछना चाहते हो, तो उसको धमका के वहां से रवाना कर दिया। नहीं, तो लोगों ने उसको किस वे में लिया? घटी किसकी? मीडिया की थोड़ी घटी है। घटी नहीं तो सवाल का जवाब तो नहीं दिया ना। नहीं दिया तो मंत्री जी घटी देना चाहिए सवाल, तो चौथा स्तंभ है, इनको जवाब संतुष्ट रहना चाहिए। लोग तो कह रहे मीडिया बिकाऊ पत्रकारिता करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकाऊ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिकाऊ वाला मीडिया वाला कोई नहीं है। देखो, खर्चे चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए वो चीजें करनी पड़ती है, लेकिन बिकाऊ नहीं कह सकते। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि आजकल कांग्रेस के अंदर ये हो गया है कि 1-2 सीढ़ी नहीं है तब तक टिकट नहीं मिलेगी। आपने भी कहा कि हमारे कुछ नेता है या उनके सुपुत्र जिनकी सीढ़ियां वगैरह ऐसे कुछ वीडियोज वायरल हुए थे। आपके बाड़मेर के नेता है, पूर्व में विधायक रहे मेवाराम जैन, उनकी भी एक सीढ़ी प्रकरण आया था, और पूर्व में भी कई नेताओं के मंत्रियों की सीढ़ी आई है जी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल नेताओं का ये मामला कुछ ज्यादा बढ़ गया? नहीं, मतलब ये कांग्रेस वालों की ज्यादा आ गई, सीढ़ियां तो सबकी है सब सारे नेताओं की है, बीजेपी वालों की भी है, कहीं आई है। देखो मध्य प्रदेश मेवाराम ने कहा था कि सबका आप सबका नार्को टेस्ट कराओगे। वो अब मेवाराम जी का मामला है, वो पता नहीं क्या कुछ भी कह सकते हैं। पर कांग्रेस की अधिक सीढ़ी आई, इसलिए लोग कांग्रेस पे ज्यादा डाउट करने लगे। अच्छा, बाकी ये चीजें भ्रष्टाचार है, ये है, ये तो आप नेताओं के बहुत नजदीक रहे। नेता कैसी जीवन जीते हैं, कैसी जिंदगी है, व्यक्तिगत नेताओं का जीवन कैसा है? अब जीवन तो क्या है, वो कुछ समय तो जब नए लॉन्च होते हैं तब तक तो जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे 8-10 साल क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, किसी को गिराना, किसी को पटकना, फिर उसमें हो जाते हैं। तो मेरा पार्टियों से निवेदन है कि 2 बार से अधिक किसी को टिकट ही मत दो बस। जैसे फील्ड पोस्टिंग, जैसे मान लो ये प्रशासन में करते हैं, 2 साल के बाद उनको हटा देते हैं, तो नेताओं की भी 2 टर्म के बाद हटा देना चाहिए, तीसरी बार इनको टिकट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ही है जो 10-10 बार देती रहती है, तो ये तो इसका खामियाजा भुगत ही रहे है ना, नहीं देना चाहिए। इनको कह दो कि 2 बार टिकट देंगे, जीतो चाहे हारो, तीसरी बार नहीं मांगोगे। शुरुआत आपकी पार्टी से करो। मैं तो इतना बड़ा नेता कहाँ हूँ जो शुरुआत कर सकूं, मैं तो विचार रख सकता हूँ। मेरे पार्टी छोड़ के हनुमान बेनीवाल के साथ आ जाओ, फिर तो उससे क्या कह दो कि नहीं कांग्रेस ये नहीं कर रही है, इसलिए मेरा मन नहीं है कांग्रेस में, मैं हनुमान बेनीवाल के साथ जा रहा हूँ, और आप विधायक बना देंगे हनुमान जी। ऐसा करने से पूरे देश में आपका सपना पूरा करा देंगे। नहीं, विधायक तो परिस्थिति हमारी ऐसी है कि फिलहाल बनने जैसी नहीं है, पर बना देंगे। दूसरे विधायक से लड़ा देंगे। नहीं, मैं जहाँ बिश्नोई बाबुली सीट होगी वहां से लड़ा देंगे। नहीं, मेरा तो कोई विधायक समाज आपको वोट दे देगा, बिश्नोई समाज तो जाट समाज हनुमान बेनीवाल नाम पे दे देगा, और मेघवाल बेनीवाल को वैसे पसंद करते ही हैं, मुसलमान उनको पसंद करते हैं, कुछ वोट आप अपने बयान से ले आओगे। पर वैसे जब मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लंबे समय से मैं कांग्रेस में रहा हूँ एक ही पार्टी में, तो अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है। अच्छा, बाड़मेर का लोकसभा चुनाव भी बहुत आक्रामक मोड में था, यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आपके हमारे बाढ़ में सटे जालोर की बात करें आपके क्षेत्र से, तो मुख्यमंत्री के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे थे जी, जो पहले जोधपुर से हार के आए थे, फिर जालोर आए यहाँ, और उनके सामने एक किसान चुनाव लड़ रहे थे जी। आप पहले ये बताओ कि मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव कैसे हार गया, जहां हनुमान बेनीवाल भी उनकी सभा करने आए थे, बाबू तो चुनाव हार गए, क्या कारण था? कांग्रेस का गुटबाजी थी या कोई और कारण था? इसमें कई कारण रहे। लगातार हम 2004 से ये सीट हार रहे हैं। अच्छा,
2004 के बाद बूटा सिंह जी ने 2 बार खेल खराब कर दिया। फिर उदयलाल जी आज ना आए, उस समय भी वो हार के गए। देवजी पटेल जीते, 3 बार देवजी पटेल जीत गए, चौथी बार लुम्बा राम जी जीते। तो एक तो लंबे समय से हमारे पास ये सीट है नहीं, और दूसरी जब 2024 की टिकट वैभव गहलोत को दी जाती है और 2019 में रतन देवासी को दी जाती है जालोर सिरी से देव जी के सामने, तब ये करीबन 3-3.5 लाख वोटों से हार जाते हैं। तो सीट कहीं ना कहीं कंट्रोल में है नहीं, और इस बार टिकट दे दी। जो आप जो गुट वाली बात कर रहे हो उसमें मतलब लोग यहाँ तक कयास लगा रहे हैं कि भाई रतन देवासी ने लेके सुखराम जी को छोड़कर सारे नेताओं ने खिलाफ काम किया। हालांकि सांचौर में भी पीछे है वैभव गहलोत। रानीवाड़ा में तो काफी मतलब 30-40 हजार वोट से पीछे। रतन देवासी 22,000 से जीते और ये 30,000 पीछे, तो कहीं ना कहीं 50,000 वोटों का गैप पड़ गया। तो वहां खुला खेल चला है, वो गहलोत साहब को पता है, सबको पता है, आंकड़े देख सकते हो आप। रतन देवासी किस गुट में, पायलट गुट में या गहलोत गुट में? अब फिलहाल तो गुट इनका पायलट का ही लग रहा है। अच्छा, गहलोत साहब तो नाराज है वैभव गहलोत के हारने के बाद से लेकर। जब 50,000 वोट इनके और इनके कार्यकाल में 4-6 महीने का अंतर था, तो 50,000 वोट अगर डाउन हो गया तो नेता फेलियर तो है ही। अच्छा, और इनके जो देवासियों के करीबन 40 बूथ है, उसमें हमने एनालिसिस भी किया था, आपको कभी चाहिए तो मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा। तो उसमें रतन देवासी जो वोट ले रहे हैं उससे आधे वोट भी कांग्रेस लोकसभा में नहीं ले रही है। अच्छा, जो मतलब ये रबारियों का लोक देवता है, इसको बाबूजी रामदेव जी की तरह पूजते हैं रबारी। और उनके गढ़ में अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत एकदम आधे वोट भी नहीं ले पा रहे खुद से। तो मतलब आप क्या समझो इसको? तो कहीं ना कहीं क्या वजह थी इनकी, क्या नाराजगी थी? अब इनकी नाराजगी तो ये है कि भविष्य में ये अगर वैभव गहलोत यहाँ से जीत गया तो ये सीट पे चिपक जाएगा नहीं। तो हरा दो तो फिर इन फ्यूचर मेरा यहाँ स्कोप बन सकता है। और 19 में टिकट दिया था तो इनको ऐसा लगा कि भाई ये मेरी सीट पे आ रहे हैं, ये है वजह एक तो। और बाकी आप जो कह रहे हो गुट वाले भी वजह हो सकती है, मैं पुष्टि नहीं करता लेकिन हो सकती है। अभी जो सांसद है उनका कार्यकाल कैसा है, लुम्बा राम जी का? अब लुम्बा राम जी लेटर पेडी है बेचारे, वो भारतीय जनता पार्टी के निशान पे जीत रहे हैं मोदी के नाम पर। तो अगर बीजेपी का सिंबल हटाकर लुम्बा राम जी को खड़ा करोगे तो 10-12 हजार वोट भी नहीं आएंगे 2 जिलों से। तो वो तो एक मैच लेटर पेडी आदमी है और मस्त मोला है, 60-65-70 साल की उम्र में है, बैठा है घर पे। और एक बार अमित शाह ने फोन कर दिया था उनको जन्मदिन पे, तो वो पागल टाइप हो गए थे। सोशल मीडिया पर देखा होगा क्या क्या किया था? तो मुझे अमित शाह का फोन आ गया, मुझे अमित शाह मतलब हाँ, तो ऐसे नेता है वो तो। अब वो माई नदी का पानी लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो संभव ही नहीं है। अच्छा, माई नदी का पानी क्यों नहीं आ सकता? अब वो फिजिकली और भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि माई बजाज डैम डूंगरपुर में पड़ रहा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बॉर्डर पे, और वहां से ये जालोर और भीनमाल यहाँ पानी लाने की बात कर रहे हैं। तो संभव ही नहीं है, पानी कैसे लाएंगे? इसके लिए बहुत हजारों करोड़ बजट चाहिए तब जाके पानी आएगा। और ये उसका राग लाभ रहे पिछले 20 साल से कि मैं माई नदी का पानी लाऊंगा, माई नदी का, उस पर वो जाके लोकसभा में बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो पानी ला पाए। नहीं तो कुछ तो कारण है ना कि 20-25 साल से सीट लेके बैठे हैं बीजेपी। अब कांग्रेस की आपसी खींचातान है ये कब खत्म होगी? ये तो खत्म कहाँ हो रही, चल ही रही है। देखो आप अगला चुनाव कौन सा लड़ोगे? मैं तो अगर पार्टी टिकट दे तो कोई भी चुनाव लड़ने, राष्ट्रपति के लड़ने को तैयार हूँ। वापस वहीं लौट रहे हैं। आपका जो हत्याकांड होता ना इसका, लक्ष्मण देवासी का, उससे पहले मीडिया में खबरें चल रही थी कि लक्ष्मण देवासी गुजरात से किसी मामले में वांछित थे और वहां पुलिस के सामने पेश होने जा रहे थे। तो क्या ऐसा कुछ था, कोई समझौते की बात थी, या ये मर्डर क्यों करवाया गया, इसके पीछे का मोटिव क्या है? ये जब 2 साल तक लंबा संघर्ष चला इनके, ये रॉयल्टी को लेकर, शराब तस्करी को लेकर, एक टोल नाके को लेकर जो झगड़ा था, जो ये मुलजिम बने यार, लक्ष्मण की हत्या हुई है इनके 2 गुटों में, तो इनके समझौता कहीं न कहीं रतन देवासी करा रहे थे। और उस दिन सारी बात लिखी और उसी दिन गुजरात पुलिस से के भी इनके समझौता हुआ। तो आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे, उससे पहले लक्ष्मण को पेश कर देते हैं और चुनाव में ये अपना अच्छा काम करेगा, कार्यकर्ता भी था, पैसा खर्च करेगा यार, कहीं ना कहीं 5-10 बूथ संभालेगा। तो रतन देवासी ने ये सब सेट करके, और आगे पुलिस खड़ी थी,
जब हत्या हुई उससे 1 किलोमीटर आगे गुजरात की पुलिस खड़ी थी इस लक्ष्मण को लेने के लिए, जो इसके मुकदमे थे उसमें जमानत करवानी जो भी है, तो मतलब तो और उससे 1 किलोमीटर पहले इनकी हत्या हो जाती है। अच्छा, तो ये एक संयोग था। तो ये संयोग ऐसा बना कि उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं तो अगर ये उस दिन चूक जाता तो फिर ये जमानत करा के आता तो उससे पहले इनके प्रकाश जी के लक्ष्मण जी के दोनों के समझौता भी हो जाता। क्या ये बात सही है कि इस प्रकरण में प्रकाश जी का नाम जो आ रहा है दबी जुबान में लोग ले रहे हैं, मीडिया में कई बार आया, इसके पीछे क्या कुछ है या ऐसे ही लोग आरोप लगा रहे हैं? पर झगड़ा तो इनका चल ही रहा था पहले से, उस संदेह पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब पहले भी 1-2 बार आमने सामने हुए थे। एक बार लक्ष्मण देवासी के यहाँ ये प्रकाश जी पूरी टीम लेके गए थे और जाके वहां हमला किया, तो इन्होंने जेसीबी और डंपर चालू करके इन्हों पर रीअटैक कर दिया, तो उसमें ये बाल बचे। अच्छा, तो ऐसा इनके 2-3 बार भिड़ंत हो गई थी। तो मतलब दूसरे लोग चाहते थे कि भाई इनके समझौता हो जाए, लेकिन उस दिन सहयोग ऐसा बना के ये अगर ये 1 किलोमीटर आगे चले जाते तो फिर ये इनके समझौता भी हो जाता। अच्छा, लेकिन ऐसा सहयोग बन गया। व्यक्तिगत रूप से आपके कार्यकर्ता भी थे लक्ष्मण जी देवासी, ठीक है, तो कैसे व्यक्ति थे? वैसे सरकार के मुकदमे हैं, काम है, वो एक अलग विषय। समाज के लिए ये व्यक्ति कैसे थे? समाज के लिए तो ठीक था ये। अच्छा, रतन देवासी का अच्छा कार्य करता था, इनका पार्टनर भी था और इनको कहीं न कहीं भी लाभ पहुंचा रहे थे, तो साइलेंट पार्टनर भी थे, इनके काम भी कर रहा था और कार्यकर्ता भी था। तो अपने जीवन में देखो कोई कितना बड़ा अपराधी होता है तो वो होता है जिससे होता है, लेकिन दूसरे जीवन में तो अच्छा ही होता है। अच्छा, तो हर किसी से वो तो पंगा लेते नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड इनका खराब था। तो और 2 जनों की लड़ाई थी, तो उस लड़ाई में तो अगर हो गया तो फिर वो तो कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अच्छे थे? व्यक्तिगत से अच्छे ही होते। अच्छा, चलो, ये थे हमारे साथ परशुराम जी ढाका, कांग्रेस के ब्लॉक के बड़े नेता हैं जालोर के, जो पहले सांसौर जिला था, अब जिला खत्म हो गया, उस पर भी बात करी लक्ष्मण देवासी के हत्याकांड पर भी, और रतन देवासी का जो ट्वीट वायरल हुआ था कि मुझे जान का खतरा है वगैरह वगैरह, उसके बाद जो मीटिंग हुई थी उनके समाज की, उस पर भी डिस्कस किया। इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा, और आपको कहीं अगर हमारी बात लगी है कि ये चीज सही नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी बात कही है उसका ढाका साहब के पास एविडेंस है और सारी बातें प्रमुखता से इनके पास जानकारी है, इसलिए वो चर्चा की गई है। तो किसी की भावना आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, एक सामान्य बातचीत है, सामान्य पॉडकास्ट है जो उस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, साथ साथ सांचौर के उस जिले से जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। और मेरी तरफ से ढाका साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत करी और इतना लंबा पॉडकास्ट दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार जी, थैंक यू।